अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह करते हैं आज के ओरिएंटेशन सेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला की बरकत नाम से आगाज़ करते हैं। जी, आज का हमारा एजेंडा जो ओरिएंटेशन सेशन का है, जो हम आज बात करने वाले कि हमारा जो अगला थोड़ा टाइम है, हम इस बारे में किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले आईसीटी के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर कोर्स पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि कोर्स का आउटलाइन क्या होगा, सीटीए कोर्स जो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या अता करेगा। देन उसके बाद इस कोर्स की ड्यूरेशन कितना होगा, टाइमिंग क्या होगा, किस किस दिन ये होगा, उसके बारे में उसकी प्रोग्राम डिटेल्स होंगी। देन उसके बाद हमारा कोर्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। एंड सबसे पहले कि आईसीटी के बारे में बताता चला जाऊँ। आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, राय बिशारत अली साहब, ये उनका इनिशिएटिव था। उन्होंने इस चीज़ के साथ, इस विजन के साथ काम शुरू किया कि वो चीज़ों को टैक्स के पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सकें, कि हमारे साथ जो चीज़ें, देखिए नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो उसकी चीज़ें से हमारे क्या होते हैं, हम वहाँ पे इतने इफेक्टिव नहीं होते। उस चीज़ को, इफेक्टिवनेस को, स्किल को इम्पार्ट करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे और आगे वाली चीज़ों में भी वो इस मामले में काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं। और इस मामले में क्वालिटी, इंडस्ट्री इंडस्ट्री अलाइन के साथ और प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ उनका ये प्राइमरी फोकस था, जिस चीज़ को लेके विजन को वो आगे बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी कामयाबी अता फरमाई। इसके साथ आईसीटी के कोर्सेज की बारे में बात करें तो आईसीटी जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव के साथ, जिसमें यूएसए का कोर्स है, यूके का टैक्सेशन है, यूएई की टैक्सेशन है, कनेडियन टैक्सेशन है, सऊदी अरब में जो अभी टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसके बारे में जो टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं। फिर जो हमारा सर्टिफाइड टैक्सेशन का कोर्स, के एडवाइजर का कोर्स है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये वाला एरिया। देन उसके बाद एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का एरिया। देन सेल टैक्स का कोर्स है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स के एस्पेक्ट्स पे डिस्कस किया जाता है। इसमें तो कोई इनकम टैक्स से एस्पेक्ट रिलेटेड चीजें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स के एस्पेक्ट डिस्कस किए जाते हैं। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोर्स है। अभी ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से उन्होंने एक कमोडिटी, जो हमारा फेवरेट फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट, उसका सीजन आने वाला 15 सितंबर, 15 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट हो, आने तो पहले लग पड़ता है, लेकिन जो कहते हैं इफेक्टिवली जो होता है ज्यादा रसदार और मीठा जो होता है 15 सितंबर के बाद आने लगता है, तो उसके एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो कोर्स को भी डिजाइन किया हुआ है। देन कंपनी सेक्रेटरी क्या है, जिसमें एससीसीपी और उससे रिलेटेड मामला को हैंडल किया जाता है। देन एलसीसी फॉर्मेशन, जिस तरह हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज होती हैं, इस तरह यूएसए में एलसीसी कंपनीज होती हैं, उनकी फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। ये सर्टिफाइड डाटा एनालिटिक्स के बारे में बात होती है, जो कि आजकल काफ़ी इन है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स के बारे में बात होती है। देन सर्टिफाइड बिजनेस एडवाइजर, एंड देन एक्सेल के कुछ कोर्सेज हैं और इसमें स्टॉक मार्केट के कुछ कोर्सेज हैं। तो ये उनका ओवरऑल आईसीटी का कोर्स पोर्टफोलियो, ये मोर देन 16 कोर्सेज हैं जो कि इम्पार्ट हो रहे हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस के साथ। और आईसीटी अल्हम्दुलिल्लाह 3 जगह प्रेजेंस है। इस्लामाबाद में इनका हेड ऑफिस है, और लाहौर में भी इनका कैंपस है और कराची में भी कैंपस है। ये इनके एड्रेसेस हैं, तो यहाँ से जाके आईसीटी क्या कर रहा है, आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो है टैक्सेशन के हवाले से वो आपको इम्पार्ट कर रहा है। हमारे को पोर्टफोलियो हमने देखे कि हमारे पोर्टफोलियो थे जो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं उससे, और इसमें हमारा जो कंसर्न है वो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स जो है वो 3 पिलर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज, देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड सेल टैक्स एक्ट 1919। ये 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स इन चीजों का अहाता कर रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज में क्या चीजें आती हैं। देखिए, कानूनी तौर पर कारोबार करने की कितनी शक्लें होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है और एक कंपनी बनाई जाती है। हम इन तीनों को क्या देख रहे होंगे, इनकी फॉर्मेशन देख रहे होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनाई जाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करना होता है। वो एनटीएन कैसे बनता है इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे डिटेल। हम अपनी एफबीआर का इनका आईरिस पोर्टल है, जैसे ये, इसके ऊपर पहले हम अपना एनटीएन बनाना सीखेंगे, जैसे ये एरियाज आपके पास नजर आ रहे होंगे। इसमें हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी काम कर रहे होंगे, और अगर किसी का फॉरवर्ड पासवर्ड है तो इस एरियाज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एनटीएन क्रिएट करना सीखेंगे। एनटीएन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उस एनटीएन के ऊपर बिजनेस नेम ऐड करना सीखेंगे, जिससे हमारी क्या स्टैब्लिश हो रही होगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे स्टैब्लिश होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एक सिंगल बंदा अपनी स्टाम्प के साथ क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। उसकी स्टैब्लिशमेंट देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म होती है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म देखेंगे
कि पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक कानूनी तौर पर काम करने का तरीकाकार क्या होता है, वो पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए आपके पास क्या होता है, पंजाब का एक ये पोर्टल है, पंजाब business.punjab.gov.pk के ऊपर। इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, हम यहाँ पे जाके काम कर रहे होंगे। यहाँ पे हम अपना क्या कर रहे होंगे, इनका पोर्टल है पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर कराया जाता है, सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली गो थ्रू कर रहे होंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना, और प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद आपके पास फॉलोअप लेना। फॉलोअप लेने के बाद जब लाहौर में जाते हैं, लाहौर की हद तक देखेंगे कि लाहौर में जैसे पूंछ हाउस है ना, ये चुबुर्जी से थोड़ा सा आगे करके, तो वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बैठते हैं जो पार्टनरशिप फर्म्स को रजिस्टर करते हैं। तो आपको वहां पे जब आपकी चीजें पार्टनरशिप सारे प्रोसेस में से गुजर जाते हैं, तो फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके बाद उनके पास हाजिर होना पड़ता है। और फिर बाकी वो चीजें फिल करने के बाद आपको क्या करते हैं, फॉर्म सी इशू करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली यहाँ से गो थ्रू करके देख रहे होंगे कि अपने पार्टनरशिप डीड में किन चीजों को देखना है और कौन कौन सी चीजें आपके लिए रेलिवेंट होगी, और इन चीजों को कैसे ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करने के बाद उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के बाद उनको कैसे फाइल करना है। ये सारे एस्पेक्ट हम पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे देख रहे होंगे। देन उसके बाद हमारे पास तीसरा एरिया है जो किस बारे में काम करता है, कि हमारे पास कंपनी कॉर्पोरेशन। कंपनी कॉर्पोरेशन करने के लिए हमारे पास है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम इसकी वेबसाइट को देखेंगे कि हमने अपने रेलिवेंट लॉज कहाँ से मिलेंगे। हम इस देखने के बाद यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास कंपनी एक्ट 2017 कहाँ से आता है, कंपनी रेगुलेशन 2024 कहाँ से आती हैं। फिर हम देख रहे होंगे कि 7 स्केड्यूल जिसमें कंपनी कॉर्पोरेशन की फीसेस कहाँ से लिखी होती हैं, हमने अपडेटेड देखना है। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ चीजें यहाँ पे लॉ में चेंज आ गई हैं, लेकिन इन पोर्टल के हवाले से कुछ चीजें अपडेटेड नहीं है। फिर एसएससीपी का तारुफ लेंगे कि एसएससीपी के ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, लाहौर में इनका ऑफिस कहाँ पे है, बाकी जगह पे इनका ऑफिस कहाँ है। कंपनी कॉर्पोरेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड हुई है, सेंट्रलाइज कहाँ पे हुई है, वो सारे एरियाज देख रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे आके एक मजीद एरिया देख रहे होंगे कि यहाँ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे जो कंपनी फॉर्मेशन से परटेन कर रहे होंगे। हम इसको इस ट्रैक को मजीद एक्सप्लोर कर रहे होंगे। एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम ये चीजें देख रहे होंगे। और इनका एक पोर्टल है आयरस के नाम से। किस नाम से? आयरस के। जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको वो नजर भी आता है, ये देखें, इजी फाइल के नाम से ना। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बराबर में टैब ओपन हो जाता है। ये देखिए इनका पोर्टल है एसएससीपी का, जहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन कराना सीखेंगे कि जब हमने साइन अप करना है तो साइन अप करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हम यहाँ से सारे प्रोसेस से बात कर रहे होंगे कि आपके पास क्या चीज होनी चाहिए। जब यहाँ पे अपना यूजर आईडी बना लेंगे, यूजर आईडी बनाने के बाद फिर आप अपने क्या कर रहे हैं कि इस लॉगिन आईडी में आएंगे जिसमें आपके लीप का पोर्टल होगा। ये आपके प्रोसेस में से गो थ्रू कर रहे होंगे। इस एरियाज को आप देख रहे होंगे कि इसमें कितनी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे नेम रिजर्वेशन क्या होती है, माई कंपनी क्या होती है, प्रोसेसेस क्या होते हैं। प्रोसेसेस के बाद ये सारे ट्रांजैक्शन का फ्लो देख रहे होंगे। जो हम काम करते हैं पहले ड्राफ्ट में सेव होता है, फिर उसकी अगर सबमिट कर दें तो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट पेंडिंग होती है, पेमेंट करने के बाद वो अंडर रिव्यू चला जाता है, यानी आपकी टेबल से उसके एसएससीपी के जो रजिस्ट्रार्स होते हैं उनकी टेबल पे चला जाता है। वो जहाँ उसको अप्रूव कर देते हैं, जहाँ पर उस पर ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता है उसको आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन अप्लाई हुआ, आपने उसको क्या करना होता है, रेक्टिफाई करके दोबारा सबमिट करना होता है। और इसलिए जब हम कंपनी को ऑपरेट कर रहे होंगे तो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन का प्रोसेस आता है। आप इसमें से सारे प्रोसेस में से गुजर रहे होंगे कि कंपनी का प्रपोज नेम कैसे होता है, एप्लीकेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, बिजनेस एरिया की टैब्स कैसे आती है। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपने कौन कौन सी चीजें फिल करनी है। इन चीजों को फिल करते वक्त आपके बैक एंड पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा होगा, वो कौन सी चीजें होंगी कि जो चीजें आपको यहाँ पे लॉ बैक एंड पे गाइड कर रहा होगा। ना सिर्फ लॉ गाइड कर रहा होगा बल्कि कंपनी रेगुलेशन 2024 की चीजें होंगी वो भी इसके साथ रिलेट होकर आपको यहाँ पे पता चल रही होंगी। और ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली बेसिस के साथ कर रहे होंगे। ये इन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। जब आपने नाम बताना है तो आपने बताना है कि अपने नाम के साथ आपका काम भी क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने शायद एक इंडियन मूवी देखी होगी, उसमें एक बंदा जाता है, वो उससे पूछते हैं किराएदार से कि भैया आप क्या करने हैं। वो कहता है जी मैं घर किराए लेने पे आया हूँ, घर किराए पे लेने आया हूँ। वो कहते हैं क्या करते हैं, वो कहता है मैं एडवोकेट फ्लाउं। तो कहते हैं देखिए इसने अपने नाम के साथ अपना काम भी बता दिया। तो ये कंपनी एक्ट में भी क्या है कि आपके नाम के साथ आपका काम क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हो रहे होंगे, इसके साथ चीजें रिलेट करके देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली सारा कोर्स देख रहे होंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होगा, कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद फिर हमने क्या करनी होगी, कुछ एनुअल कंप्लायंसेस करनी होगी। जिस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं एनुअली, इस तरह कंपनीज की कुछ एसएससीपी के साथ भी क्या की जाती है, कंप्लायंसेस की जाती है। जिसमें आपने नाम सुना होगा फॉर्म ए की फाइलिंग, फॉर्म 9 की फाइलिंग, फॉर्म 9 जो पहले फॉर्म 29 हुआ करता था, फिर यूबीओ अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर की फाइलिंग, फिर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो उसने अपने ऑडिटेड अकाउंट एसएससीपी को कैसे फाइल करने होते हैं। ये एनुअली कंप्लायंसेस होती हैं जो कि कंपनी के करनी होती हैं। कौन कौन सी कंप्लायंसेस एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती हैं नहीं वो देख रहे होंगे।
क्या हर कंपनी ने अपने अकाउंट फाइल करने हैं? नहीं, हर कंपनी ने अपने अकाउंट नहीं फाइल करने। कंपनी की कैटेगराइजेशन के साथ, उसके पेड अप चीजें के साथ चीजें लिंक्ड हैं। हमने वो चीजें सारी यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन सारे क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देख रहे होंगे। चीजें बताएंगे और करने के बाद आपको पोर्टल पे प्रैक्टिकली गो थ्रू कर देंगे और बताएंगे कि आपने इस काम को करते वक्त आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। हम कर क्यों रहे हैं, कि हमें पता होना चाहिए। हमने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनाना कि आप क्या करेंगे, दरअसल क्या करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते नहीं। आपने चीजों को लॉ के साथ रिलेट करके देखना कि हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। देन उसके बाद ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन है। जिस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिस तरह एससीसीपी एक अदारा है, इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक अदारा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अदारा है, तो ये मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डील करता है, जिसमें ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं, डिजाइन हैं, कॉपीराइट्स है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। हमारा एरिया क्या हो रहा है कि हमने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। इसके एस्पेक्ट्स पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होगा, इन्हीं का एक अपना बनाया हुआ पोर्टल है। इनका आईपीओ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। हम वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। किसके ऊपर, apply.ipo.gov.pk के ऊपर। यहाँ पे अपनी क्या कर रहे होंगे, इसको रजिस्टर करना है कि आप अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं, कितनी कितनी फेसेस होंगी, सारा इस प्रैक्टिकली कोर्स के साथ चीजें रिलेट करके देख रहे होंगे कि हमारी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और इसमें कितना टाइम लगता है। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये शाहराह वान सनत और तजारत के ऊपर मार रोड से उसके जाएं तो गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने इधर से आते हुए शादमा की तरफ, वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और प्री पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होते हैं, बिजनेसमैनों की कलेक्टिव आवाज होती है, जो कि अपने मसाइल, अपनी चीजें, अपने मुतालबात क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ रखता है। और ये बाकायदा एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उनके साथ अपनी चीजें बयान कर रहे होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होती है, इसमें आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, इससे क्या फायदे होते हैं, आगे चल के इसके साथ भी हम बात कर रहे होंगे कि इसको रजिस्टर कैसे करते हैं। देन इसके साथ हम कुछ एरिया पढ़ रहे होंगे जो कि हमारा है बेसिक अकाउंटिंग है। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कंपनी इसमें पढ़ रहे होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसके साथ रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि ये अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों रेलिवेंट होती है। इसका तस्करा जब हम अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एनुअल कंप्लायंसेस में आएंगे तब भी जिक्र हो रहा होगा, और जब कंपनी के, खासकर कंपनी के रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस के एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी इसका लिंकेजेस क्रिएट हो रही होंगी। तो ये हमारा एरिया था, पहला पिलर था, जो कि कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज के साथ काम कर रहे होंगे। इसमें हम सारा काम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल बेसिस के साथ कर रहे होंगे। देन हमारे पास आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन जिस तरह एससीसीपी है, इसी तरह हमारे पास अदारा है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि क्या कर रहा है, लॉ के साथ रिलेट, जो क्या करता है, ये ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या रेवेन्यू डिवीजन होती है, उसका एक अदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता था, 2007 में ये सेंट्रल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनने के बाद इसमें देखेंगे कि ये दो एरियाज को, इसके दो डिविजन होती हैं, एक कस्टम से रिलेट करता है और एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से रिलेट करता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है ना, दो लॉज को रेगुलेट कर रहा होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट को। तो हम इसमें से देखेंगे कि इसमें हमने मुख्तलिफ एरियाज इसके देख रहे होंगे। की एक्ट क्या होते हैं, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इन एसआरओज क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, इनका आपके पिछले दिनों वास्ता पड़ा होगा। सब इंतजार कर रहे होंगे 30 सितंबर को कि डेट बढ़ी है या डेट नहीं बढ़ी। तो हम आपको इतला कैसे करते हैं, सर्कुलर के जरिए। हम इन सारे एरियाज को देख रहे होंगे कि एक्ट आपको कहाँ से मिलेगा अपडेटेड, ऑर्डिनेंस कहाँ से मिलेगा, रूल्स कहाँ से मिलेंगे, और उसके साथ एसआरओज होते क्या, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन की बात कर रहे होंगे कि कुछ चीजें हम काम करते हैं वो क्या कर रहे होंगे, कहते हैं ये देखिए ये एक्ट ऑर्डिनेंस में नहीं लिखी हुई, ये कहाँ बात कहाँ लिखी हुई है, मैं कहूँगा ये एसआरओ में लिखी हुई है। तो मैं एसआरओ आपको रेफर कर रहा हूँ, कहूँगा ये बात एसआरओ में नहीं लिखी हुई बल्कि कहाँ लिखी हुई है, सर्कुलर में लिखी हुई है। तो सर्कुलर आपके पास क्या होते हैं, ये भी आपके पास कानून का लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट बन रहे होते हैं। ये क्यों इशू किए जाते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। देन इसके बाद हमने अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन कर लिया, ये वाला बेसिक एरिया देख लिया। बेसिक एरिया देखने के बाद इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर एट अ एप्लीकेबल टैक्स रेट। ये एक बुनियादी थीम स्टेटमेंट है टॉपिक की, इसके ऊपर सारे का सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या हो रहा होता है, बेस हो रहा होता है। हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इसको क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद देखेंगे कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं, टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब होता है, टैक्स ईयर कितनी तरह के होते हैं, टैक्स ईयर कब हो गए, उसके साथ आपकी ड्यू डेट फाइल कर रही होती है कि जैसे ही आपका टैक्स ईयर खत्म हुआ, टैक्स ईयर खत्म होने के बाद आपने अपने क्या करने होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। और उसके बाद कौन सा रेट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल कौन होता है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कौन होता है, स्लैब रेट्स क्या होते हैं, कंपनी के ऊपर कौन सा रेट अप्लाई हो रहे होंगे, स्मॉल कंपनी क्या होती है उसके ऊपर 29% की बजाय क्या हो रहा था, 20% रेट अप्लाई हो रहा होता है। ये सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स करने के बाद फिर हम कर रहे होंगे आगे कि हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम आ रहे होंगे। टैक्सेबल इनकम कैसे आती है, ये देखें,
हम रिटर्न में जहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ रही होगी जो किसके बारे में बात कर रही होगी, सैलरी के, फिर आगे प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही होगी, फिर बिजनेस के बारे में बात हो रही होगी, देन कैपिटल गेन के बारे में बात हो रही होगी, अदर सोर्सेज के बारे में बात हो रही होगी। इन सबको हम क्या कहते हैं? इनकम सोर्सेज, हेड्स ऑफ इनकम। इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हम हर हेड ऑफ इनकम को डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि इसमें कौन सी इनकम किस हेड में आएगी। कौन सी इनकम, सैलरी इनकम में क्या चीजें शामिल होती हैं, प्रॉपर्टी में क्या होती है, बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल गेन में क्या होता है, और अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम फॉल कर रही होती है। ये सब हमारी इनकम जमा होती है तो हमारे पास क्या आता है? टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा होता है? रेट अप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने यहाँ पे एक इनकम एंटर करता हूँ। ये दोनों इनकम देखिए हमारे पास जाके यहाँ पे एंटर तो हो गई हैं, लेकिन हम एंटर करने से पहले अपनी वर्किंग पढ़ रहे होंगे, इसका लीगल बैकिंग पढ़ रहे होंगे। अब ये देखिए कंप्यूटेशन हो क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इन किसानों की इनकम, कौन सी इनकम टोटल होगी, इसमें से कितनी इनकम एग्जेम्प्ट होगी और किसके ऊपर जाके क्या आ रहा होगा? टैक्स लग रहा होगा। ये टोटल इनकम हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या अप्लाई होता है? रेट अप्लाई होता है। कितने रेट अप्लाई हो रहे होंगे? ये देखें, इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गई? टोटल इनकम। टोटल इनकम में से कुछ डिडक्टिव माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बाद क्या हो रहा होगा हमारे पास? नॉर्मल इनकम टैक्स। ये कैसे आ रहा होगा आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर? क्या कर रहे होंगे कि रेट अप्लाई कर रहे होंगे। वो कौन से रेट होंगे? जो इसके परसेंट की टाइप के हिसाब से कर रहे होंगे। फिर हम जाके एक एरिया और देखेंगे कि इसमें जाके हमारा जो टैक्स पेएबल आता है, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ क्या लिंक है, इसका हम चालान बनाना सीखेंगे अगर हमारे पास टैक्स पेएबल आ रहा होता है। और फिर क्या होगा, हम कुछ एरियाज देख रहे होंगे इसी के साथ पोर्टल पे काम करते हुए, मजीद एरिया देख रहे होंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। एडजस्टेबल टैक्स क्या होता है, फाइनल टैक्स क्या होता है, मिनिमम टैक्स क्या होता है, और एवरी रेट किन पे ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये टैक्स रिडक्शन क्या होती हैं, किन के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। इन पांचों हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ रहा होगा? तो विद होल्डिंग का कंसेप्ट आ रहा होगा कि हमारे पास एफडीआर क्या करता है, कहता है कि आप क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे साल के बाद। लेकिन मुझे पैसों की क्या रहती है? साल के दरमियान भी जरूरत रहती है, क्योंकि मैंने क्या करना होता है, निजाम रियासत को चलाना होता है। इसके लिए आप क्या करें, कुछ टैक्स क्या कर दें, एडवांस में कर दें। क्या करते हैं, मुझे एडवांस में कुछ टैक्स पे कर दें। अच्छा, वो क्या करता है, जिसकी इनकम है उससे टैक्स ले रहा होता है? नहीं, जिस जो इनकम को दे रहा होता है, पेमेंट करने वाला होता है, उसकी जिम्मेदारी लगाता है और उसको नाम देता है प्रेस्क्राइब्ड पर्सन का, जिसको हर काम में कह रहे होते हैं विद होल्डिंग एजेंट। ये विद होल्डिंग एजेंट क्या काम कर रहा होगा, इसके लिए हमने कौन सा रेट अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हमें इस वाले से हेल्प आउट कर रही होंगी। किधर गया, ये देखें। हम इस चार्ट को रीड करना सीखेंगे कि आपके ऊपर किसने टैक्स विदहेल्ड करना है, किस पर्सन का कितना परसेंट टैक्स विदहेल्ड होगा, उसका रेट कितना अप्लाई होगा। अगर वो एक्टिव होगा तो इनएक्टिव होगा तो रेट क्या कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे। तो हम इस कार्ड को देख रहे होंगे जिसका हमारे पास यूजली डेली बेसिस पे वास्ता पड़ रहा होता है, क्योंकि हम पेमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे पे कर रहे होते हैं। तो हम इसके मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़ रहे होंगे, जैसे 153 है, 149 जो सैलरी से रिलेट कर रहा है, 155 जो कि इससे रेंट से डील कर रहा है, फिर 236 सी देख रहे होंगे जायदाद से खरीद, जायदाद की फरोख्त के है, 236 के देख रहे होंगे जायदाद की परचेज के ऊपर है। तो इस तरह ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हो रहे होंगे, हम चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ के हो रहे होंगे कि हमारे पास क्या चीजें आती हैं। फिर इसके साथ एक इंडिविजुअल के एरियाज में जब इंडिविजुअल के रिटर्न, फिर मुख्तलिफ पर्सन की टैक्सेशन देख रहे होंगे कि कंपनी की टैक्सेशन, इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैसे होती है, कंपनी की टैक्सेशन कैसे होती है, और एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे ना, इंडिविजुअल की, उसके रिटर्न के साथ आपको एक मजीद एरिया नजर आ रहा होता है, वेल्थ स्टेटमेंट। क्या एरिया नजर आ रहा होता है? वेल्थ स्टेटमेंट। और इंडिविजुअल के रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल के रिटर्न से ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? वेल्थ स्टेटमेंट होती है। हम इन तीनों पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के बाद, अपने एक्सेल शीट में वर्किंग करना सीखेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे, और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट करके देख रहे होंगे कि देखिए टोटल क्या कर रहा है, उसके मुताबिक, लॉ के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सिस्टम क्या कर रहा है, बहुत सारी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है, थोड़ी बहुत अभी भी एरर्स कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है।
उनको हाईलाइट भी किया टैक्स फोरम ने कि ये सिस्टम अभी क्या कर रहा है, एरर कर रहा है, आप इसको क्या करें, ठीक करें। जब तक वो ठीक नहीं होती हमें तो फिर उसके साथ ही काम करना पड़ना है ना। देखिए पोर्टल ने क्या होना है, लॉ के मुताबिक होना है, लॉ ने पोर्टल के मुताबिक नहीं होना, लॉ ने पोर्टल के मुताबिक नहीं होना, बल्कि पोर्टल ने क्या होना है, लॉ के मुताबिक होना है। हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे पोर्टल कौन सी एरर कर रहा है और कौन सी चीजें हमें इसको, इसके लिए फिर हम कौन सा एरिया फर्क कर रहे होंगे। जैसे कि यूपी की टैक्सेशन में देखेंगे वहां पे एरर कर रहा है, फिर आगे जाके मिनिमम टैक्सेशन में देखेंगे टैक्स रिजीम में वहां पे भी एरर कर रहा है, फिर हम उनको कैसे ठीक करेंगे। और खासकर जो आपने गलतियां नहीं करनी, मैं आपको वो आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ। आपने ये गलतियां जो हरफे आम में लोग, जो आम बैठे हुए प्रैक्टिस करने वाले लोग गलती कर रहे होते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी जिसके बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या हो रहा होगा कि हमने क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, जो कि क्या हो रहा है, हमारा कंप्लायंस का फोकस हो रहा होगा कि हमें अपनी कंप्लायंसेस कैसे करनी है। जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास 120 का नोटिस आ जाता है कि आपके पास क्या हो गया, आपके रिटर्न फाइल हो गए और आपकी क्या हो गई, सेल्फ असेसमेंट के तहत, स्कीम के तहत आपकी असेसमेंट भी हो गई। तो वो असेसमेंट क्या होती है, इसको देख रहे होंगे। असेसमेंट के बाद हमारे पास ये एरिया आ रहा होगा कि अगर हमारी पेमेंट ज्यादा हो गई है, हमारी पेमेंट ज्यादा हो गई है और हमारे पास टैक्स एबिलिटी कम आ गई है, तो हमारे पास रिफंड आ रहा होगा, तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, या इसको कैसे अपने क्लेम करना होगा। क्लेम करना अलहदा बात है, एडजस्ट करना अलहदा बात है। दोनों सूरतों में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका फॉलोअप कैसे लेते हैं, इस बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये हमारा मेन एरिया होगा किसके बारे में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में जो हम बातें कर रहे होंगे। फिर विद होल्डिंग की स्टेटमेंट क्या कर रहे होंगे कि विद होल्डिंग को हमने टैक्स काट लिया, ठीक है, हम विद होल्डिंग एजेंट थे, हमने पेमेंट करते वक्त क्या करिए, सामने वाले का टैक्स विद हेल्ड कर लिया एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब क्या करेंगे, अपनी जेब में लेके बैठ जाएंगे? नहीं, एफबीआर को जमा कराएंगे। कैसे जमा कराएंगे, मंथली बेसिस के ऊपर। वो कैसे जमा कराएंगे, उसके लिए चालान कैसे बनाते हैं, वो जाके हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपने पास ये ई पेमेंट के टैब में जा रहे होंगे। हर महीने ही हमने क्या करना होता है, जितना टैक्स विद किया होता है वो जमा कराना होता है। फिर इसके बाद हमने क्या करनी होती है, इसकी क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है। हर क्वार्टर जैसे ही खत्म होता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, वो फाइल करना सीखेंगे। तो हम ये देखें सारे एस्पेक्ट्स क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल चीजों के साथ रिलेट करके देख रहे होंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स की तरह इंटर रिलेटेड हैं, इनको सीक्वेंशियली देख रहे होंगे और इनके साथ रिलेट करके देख रहे होंगे। तो इससे हमारा क्या हो रहा होगा, इनकम टैक्स का एरिया कवर हो रहा होगा। इनकम टैक्स एरिया के बाद क्या कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि सेल टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर, जो कि इन सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत, और ये फेडरल लॉ है जिसको एफबीआर क्या करता है, रेगुलेट करता है। मोर पर्टिकुलरली एफबीआर में भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो होती है वो इन दोनों लॉज को क्या कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे कि हमने इनकम टैक्स में देखा था, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर एट अ एप्लीकेबल टैक्स रेट। यहाँ पे क्या होगा, सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed at different stages of a supply chain in a VAT mode for a tax period। टैक्स पीरियड का मतलब 1 कैलेंडर मंथ एट द एप्लीकेबल रेट। तो ये देखें यहाँ पे इसकी क्या हो रही होगी, इसकी बेसिस ही डिफरेंट हो रही होगी। यहाँ पे हम सिर्फ काम क्या कर रहे होंगे, मंथली बेसिस पे देख रहे होंगे। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सप्लाई चेन क्या होती है, वैट मोड क्या होता है। इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ रहे होंगे, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। यहाँ पे क्या पढ़ रहे होंगे, सप्लाई चेन के मुख्तलिफ मेंबर, वो इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, क्या है। इस तरह टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही होगी, अलग अंदाज से डिटर्मन हो रही होगी। हम इन सप्लाई चेन के डिफरेंट एरियाज देख रहे होंगे। फिर सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, आपने इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो देख रहे होंगे। फिर सप्लाई कितनी तरह की होती है, टैक्सेबल होती हैं, जीरो रेटेड होती हैं और एग्जाम्प्ट होती हैं, इनमें क्या फर्क होता है। अच्छा, फिर हम जहाँ पे बेसिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे कि जब सेल टैक्स, जब चीजें सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे से चीजें दूर होती चली जाती हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, उस वक्त टैक्स जो चार्ज किया जाता है उसे आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं। उसे जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। फिर जब हम चीजें परचेज करते हैं तो चीजें हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे वेयर हाउस में एंटर हो रही होती हैं, इन हो रही होती हैं। और उस वक्त हमने अपने सप्लायर को क्या पे किया होता है, इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रही होगी, वैट मोड के तहत सेल टैक्स लायबिलिटी होगी, जो हमने क्या करनी होगी, मंथली बेसिस पे डिस्चार्ज करनी होगी अगर टैक्स पेएबल है। फिर देखेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स क्या होती हैं, इसमें टैक्स ऑन रिटेल प्राइस का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए क्या करना होता है, देखेंगे कि उसकी तीनों चीजें हैं इनपुट एक्सपेक्ट के, कि उसकी एडजस्टमेंट्स के लिए हमें क्या क्या कंडीशन है जो पूरी करनी है, कब हमें इनपुट टैक्स पे क्या हो रही होगी, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही होगी, और कहीं हमें इनपुट टैक्स क्या हो रहा होगा, बिल्कुल भी क्लेम करने की इजाजत नहीं होगी। सेल टैक्स की सारी जान किस में, जैसा कहते हैं बादशाह की जान किस तोते में होती है, इस तरह सेल टैक्स की जान किस तोते में, इनपुट टैक्स में। तो हम इसको डिटेल पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे हम देख रहे होंगे कौन से एसआरओ में ये बात लिखी है कि आपको ये डिसअलाउंस होना होता है। और ये सारा काम हम क्या कर रहे होंगे, पोर्टल पे काम कर रहे होंगे कि अपनी सेल्स कैसे डिक्लेयर करनी है। और अगर हमारे सप्लायर ने अपनी सेल्स डिक्लेयर की है तो हमारी क्या हो रही होंगी, परचेजेस होंगी, हमने उनको कैसे क्लेम करना होता है।
और अपना विद होल्डिंग का एस्पेक्ट देख रहे होंगे। और इसके साथ जो अभी ये आपने देखा होगा कि मोर इम्पोर्टेंटली कि एनएक्जर कैसे फाइल करने होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है उसने एनएक्जर जे फाइल करना होता है, ट्रेडर्स हैं उसने एनएक्जर H1 फाइल करना होता है। ये जो पिछले साल जनवरी 2024 में आया था और अप्रैल 2025 के जाके रिटर्न के ऊपर एप्लीकेबल हुआ था। और ये हमने क्या करना होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, सेल टैक्स का एरिया ज्यादा टेक्निकल होता चला जा रहा है। और उसके बाद हम अपने विद होल्डिंग देख रहे होंगे। सेल टैक्स की विद होल्डिंग क्या है जी, अलग मैकेनिज्म है। इनकम टैक्स की विद होल्डिंग क्या है, एक अलग मैकेनिज्म है। दोनों की बेसिस अलग अलग है, उनके हिसाब से हम उनका एरिया देख रहे होंगे कि वहां पे विद होल्डिंग किसने करनी है, यहाँ पे विद होल्डिंग के एजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही होती है, चीजें डिफर कर रही होती है। सेल टैक्स आपको बाजार छोटा सा लगेगा, लेकिन ये क्या है, उतना ही क्या है, कम्प्लेक्स है। क्यों कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइटम बाय आइटम डील करना पड़ता है। हर आइटम का देख रहे होंगे, एचएस कोड देख रहे होंगे। हार्मोनाइजेशन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक आपको चीजें एंटर करनी पड़ती है, उसी के मुताबिक आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और इसमें जो सारा कॉम्प्लिकेशन इसी में ज्यादा होती हैं। अब ये जो एरिया जो मैंने आपको एनेक्सर फाइल की है, यहाँ पे अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके बारे में खास बातें कर रही हूँ कि यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो उसमें देख रहे होंगे कि हमने उस चीज से कैसे बचना है। अगर हमने गलत रिटर्न फाइल किए हो तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्लाइंट से अपने से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको कैसे एडवाइस करना है, ये सारे एरिया हम सेल टैक्स वाले एरिया में देख रहे होंगे। सर हम इसमें पीआरए डिस्कस करेंगे या नहीं? पीआरए का मैकेनिज्म इसमें नहीं डिस्कस होगा। पीआरए जो है ना, उसका आपको मैकेनिक्स बता दूंगा, क्योंकि उसका मैकेनिक्स पिछले इस साल जो फाइनेंस एक्ट है उसमें चेंज हो गया। पहले उसका मैकेनिक्स क्या होते थे, डिफरेंट होते थे, उल्ट होते थे सेल टैक्स के। अब क्या हो गया, उन्होंने सेल टैक्स वाले अडॉप्ट कर लिए हैं। उनके अपने अपने पोर्टल हैं चारों प्रोविंसेस की। उन्होंने एक एफर्ट भी की है जो दिसंबर 2021 में भी उन्होंने करी थी कि हम सारे रिटर्न को क्या करें, एक ही पोर्टल पे ले आए। लेकिन उनका पोर्टल क्या है, सारा एक ही जितना है। और वहां पे जिनकी सेल टैक्स की निस्बत पीआरए प्रोविंशियल प्रोविंशियल सेल टैक्स ऑन सर्विसेज में ज्यादा आसान है। वहां पे आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता, आपने क्या करना होता है, जो चार्ज किया होता है मोस्टली वही जमा कराना होता है। वहां पे जिंदगी इससे आसान है। अगर आपको ये आ गया तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा इतना है। सेकंड लोगों के लिए कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है, ये फ्रेश एंट्रेंट जो टैक्स प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं उनके लिए। आप जितना चीजें जानेंगे उतना ही चीजें आपके लिए क्या हो रही है, आसानी हो रही होंगी। उतने ही आप अपनी चीजों को क्लाइंट के साथ बात करते हैं उतने कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे। कुछ हमारे ऐसे जो लॉयर दोस्त होंगे वो क्या करना चाहते हैं, टैक्स लॉ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जिसको देखो जी, आजकल जी टैक्स बड़ा है, टैक्स बड़ा फोकस है। टैक्स बड़ा फोकस है क्योंकि आपकी सारी ट्रांजैक्शन किसके साथ लिंक है, आपके सीएनआईसी के साथ लिंक है। अब आप जितना भी चाहें कि मैं क्या करूं, टैक्स से बच सकूं, चीजें कम चीजें इतनी कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स तो नहीं कह रही, इससे आपकी सीएनआईसी के साथ चीजें लिंक होती चली जा रही हैं। आप चीजों को आप छुपा नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ा है, कंप्लायंसेस करनी ही पड़ेगी, टैक्स नेट में आना ही पड़ेगा। अब उन्होंने देखिए इस साल फाइनेंस एक्ट में उन्होंने क्या किया, कुछ और चीजें एंटर करी। जैसे कि उन्होंने पहले उनको कहा कि आप अगर अपने रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा आपके। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या होगा, आपको इन्फोर्स किया जा सकता है कि आप अपने क्या करें, रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल फोन डिसेबल हो जाएंगे, सिमें बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन बंद हो जाएंगे, गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद अभी क्या आया फाइनेंस एक्ट में, ये अभी सेक्शन आया जब आपका बजट पेश हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ आपके ऊपर क्या होगी, पाबंदी होगी, आप कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप गाड़ी नहीं ले सकेंगे, आप जायदाद नहीं ले सकेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं सर्टेन लिमिट्स के बाद क्या करेंगे, करवा सकेंगे, अगर आप क्या है टैक्स नेट में नहीं है। तो ये देखिए अभी इन्होंने फाइनेंशियल 2025 के तहत ये चीजें भी क्या कर दी हैं, इंसर्ट कर दी हैं कि आप क्या होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए इन एलिजिबल पर्सन होंगे, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। फिर आप क्या कर रहे होंगे, अटेस्टेशन करते हो ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके बारे में होगा। फिर आपने बैंक अकाउंट में ओपन करना है, मेंटेन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसके बारे में आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, तो वो आपको क्या कर रहे होंगे, आपको इन एलिजिबल करार दे रहे होंगे आफ्टर सर्टेन लिमिट। आपको बैंक अकाउंट आपको कैश विड्रॉल से मना कर रहा होगा। तो ये देखिए ये सारी क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने फाइनेंस एक्ट में चीजें डाली हैं, जिसकी वजह से टैक्स क्या हो रहा है, काफी इन फोकस हो रहा है। तो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी कह रहे होंगे कि हमें क्या कर दें, टैक्स में ये एडवाइस दे दें। फिर जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हो रहा होगा, चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। देखिए अकाउंट्स की जॉब जो है ना टैक्स के बगैर नहीं मिलती। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग की एंट्री है ना, डेबिट क्रेडिट करना है ना, वो एक सॉफ्टवेयर होगा, मैं उसमें डाटा एंटर करना, वो जमा कैलकुलेट करके दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। वो कहेगा आपके टैक्स के बारे में, कंप्लायंसेस के बारे में क्या करें, अलर्ट रहें। देन फिर हमारे कुछ बिजनेस दोस्त होंगे, वो उन्हें क्या करोगे, अपने
कंसल्टेंट के रेमो करम पे हो गए, कंसल्टेंट उन्हें जो कहेगा वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, आपको इस कोर्स में उन बिजनेस पर्सन के लिए क्या होगा कि वो अपनी जो उनके बिजनेस के ऊपर कॉर्पोरेट और टैक्स की कंप्लायंसेस हो रही होंगी, वो उनके लिए क्या कर रहे होंगे, उनसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब वो क्या क्या हो रहे होंगे, अपने क्लाइंट से, अपने कंसल्टेंट से क्या कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से बात कर रहे होंगे। वो आपको कोई चीज अप्लाई नहीं करना बता रहा होगा, तो फिर आपको क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे नहीं भी ये चीज तो मैंने भी पढ़ी थी, ये चीज अब इस तरह आप मुझे क्या करें, सही तरह से बताएं। फिर अपने अपने स्टाफ को कह सकेंगे भी ये कंप्लायंसेस आने वाली हैं, इसके लिए क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। इसके लिए आप क्या करें, प्रोएक्टिवली आप काम करें और इनको क्या करें, चीज़ों को कंप्लाई करके रखें, ताकि हमारी कंप्लायंस की कॉस्ट क्या हो रही हो, मिनिमम हो रही हो। फिर जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, फाइनेंस के, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये देखिए, सारी चीजें आप क्या कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, किताबें तो आपने तब भी पढ़ी होंगी, लेकिन चीजें प्रैक्टिकली चीजें करने के साथ आपको क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे यहाँ पे। नहीं, आपको ये कोर्स करने का क्या फायदा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि हम सारे पोर्टल में से गो थ्रू हो रहे होंगे, प्रैक्टिकली चीजें देख रहे होंगे कि ये प्रैक्टिकली चीजें कैसे हो रही होती हैं। देन आपकी क्या हो रही होगी, ट्रांजैक्शन के टैक्स एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने की एबिलिटी बूस्ट हो रही होगी। देखें, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे टैक्स हो, उसने अपने आप को कैसे प्ले करना होता है, ट्रांजैक्शन में। कुछ ट्रांजैक्शन में लेन देन हो रहा होता है, जिसके नतीजे में उसके क्या हो रहे होते हैं, टैक्स की इंप्लीकेशन अराइज हो रही होती हैं। आप उन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके उसके टैक्स एस्पेक्ट्स को क्या कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से बात कर रहे होंगे उनके बारे में। देन आपके पास कॉमनली मिस्टेक्स जो रिटर्न में फाइल की जाती हैं, जो रिटर्न में कॉमनली मिस्टेक्स की जाती हैं, आप उनको अवॉइड करने के लिए अनेबल्ड होंगे। देन आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी, आपके पास इस तरह एक ही लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए होंगे। इसका फायदा ये होगा, देखिए एक क्वेश्चन क्या किया होगा, आपके किसी एक दोस्त ने पूछा होगा, अच्छा वो आपके साथ शायद आपके अभी काम ना आए, लेकिन कल को आपको उससे रिलेटेड क्लाइंट आ रहा होगा, तो कहते हैं आप जेन में क्लास आ रहा होगा कि यार देखो, मेरे एक दोस्त ने क्लास में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे लिए अभी क्या हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है। इस तरह आपके पास नेटवर्किंग के साथ क्या हो रही होगी, आपके आपस में नेटवर्किंग हो रही है। कल को आप एक दूसरे से अपनी प्रपोजिशन डिस्कस कर रहे होंगे और आपस में एक नेटवर्किंग बिल्डअप हो रही होती। देखिए, हर बंदा हर चीज नहीं जान सकता, हर बंदे के पास हर तरह के क्लाइंट एक टाइम पे नहीं आ रहे होंगे। तो एक दूसरे की लर्निंग से, एक्सपीरियंस से भी आप दूसरों से फायदा उठा रहे होंगे और एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, इस बारे में हेल्प आउट ले रहे होंगे। देन उसके बाद आपको जब कोर्स खत्म होगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर्टिफिकेट के ऊपर आपको लिखा होगा कि आपने ये कोर्स इतने एरिया में अटेंड करा और इसमें आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगी कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही होगी। देन आपको जब आपका कोर्स खत्म हो रहा होगा, तो उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक सपोर्ट अवेलेबल रहेगी कि आपके लेक्चर आफ्टर कोर्स खत्म होने के सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको क्या हो रहे होंगे, अवेलेबल रहते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, बाद में रिव्यू कर सकते हैं कि देखिए मुझे जो कोर्स था, उसको मेरे क्वेश्चन अभी मेरे जहन में नहीं आया, तो मैं फलां लेक्चर जाके देख लेता हूँ, उसको रिवाइज कर लेता हूँ, रीवॉच कर लेता हूँ। तो वो आपको फायदा हो रहा होगा। देखिए, साल खत्म होगा तो फिर आपको क्या हो रहा होगा, नया फाइनेंस सेट, नई चीजें आ रही होंगी। फिर आपको ये इंस्टीट्यूट यहाँ तक आपको हेल्प आउट करता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम सी, एक नॉमिनल सी कमिटमेंट फी पे करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जो लेटेस्ट कोर्स चल रहा होता है, आप उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी कोर्स की कंटेंट्स ले सकते हैं, और जिससे आपको क्या हो रहा होगा, नई चीजें भी साथ साथ सीख रहे होंगे। तो इस तरह आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ये आपको सपोर्ट अवेलेबल रहती है। देखें, ओके, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये आपने हमारे साथ क्या कर रहे हैं सर, ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, 6 महीने का कोर्स क्यों, पूरी लाइफ टाइम क्यों नहीं। ये कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक अवेलेबल होता है सर। अवेलेबल होता है, लेकिन आप कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी लेक्चर्स में हैं वो हमारे पास दो अवेलेबल महीने क्यों बाद नहीं आ तक। रहा। हमारे दोस्त इस तरह कह रहे हैं कि हमें क्या कहते एग्जैक्टली। हैं, लेक्चर डाउनलोड करने के बाद देते हैं। लेक्चर डाउनलोड करने के क्या, साल बाद को लॉ में क्या होती है, अमेंडमेंट्स आ चुकी होती है, फिर वो आपके लिए क्या कहते हैं, रेलिवेंट नहीं रहते। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, जी। आप अपने बच्चों को क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं ना, किसके लिए, आने वाले टाइम के लिए। उन्हें क्या कहते हैं कि वो लाइफ में क्या बने, इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, वो किसी के मोहताज ना रहे। तो आपको क्या करना पड़ता है, बच्चे का एक पढ़ाई पे हाथ क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है ना, क्या करने के लिए, ताकि उसे लाइफ स्किल्स पता चले। जब आप इस प्रोसेस में से गुजर रहे होंगे ना, इसके बाद आपको देखेगा कि यार अब मेरे पास कोई चीज नहीं अवेलेबल, मैंने क्या करना है, किताब से क्या करना है, टकरे मारनी है, मैंने किताब को कौन सा सफा खोलना है, मेरे पास ये जो प्रपोजिशन है ना, मैंने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आप उस प्रोसेस में से गुजर रहे होंगे ना, यकीन कीजिएगा उससे अच्छा आपको कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होगा, बेशक मैं जितना मर्जी जहाँ पे बोल रहा हूँ। हमारे एक लॉयर हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़े मशहूर हैं। तो उनसे पूछा कि आप किस काम को एंजॉय करते हैं, आप अपने लॉयर के काम को, जो लॉयर होने को एंजॉय करते हैं, या किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और लॉयर में भी क्या। तो उन्होंने कहा है कि एक मुश्किल केस को प्रिपेयर करना, एक मुश्किल केस को प्रिपेयर करना इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। देखिए, उस अमल से आप गुजरे होंगे ना, जब आप मेहनत के अमल से गुजरे होंगे ना, उसका कोई निमल बदल नहीं है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर जितनी मर्जी चाहे बातें कर लूँ, लेकिन जब तक क्या कर रहे होंगे, आप उस अमल से गुजरेंगे नहीं ना, आप उस काम को क्या कर रहे होंगे, आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो रही होगी।
किसी पॉइंट पे फंसे रहेंगे फंसे रहेंगे, देखिए ना, फंसे रहेंगे। मैं आपसे कहूंगा क्या होगा, आपको साइकिल बताना शुरू कर दिया कि आप क्या करें, साइकिल चलाना शुरू कर दिया, आपको सिखा दिया कि बैलेंसिंग कैसे है। अब आप एक ऐसे एरिया में जाके साइकिल चला रहे हैं जहाँ पे कोई आपको गिर गए, आपको नहीं पता चला, क्या करें, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ना उठ के खड़े होने के लिए, करेंगे ना? फिर सीखा क्या हुआ है? साइकिल को बैलेंस करना ना, बैलेंसिंग तो आपने सीखी हुई है ना। अब इंस्टीट्यूट उस वक्त आपको क्या आगे करे, उठा के खड़ा कर देगी, क्या करें? नहीं करें ना, आप उस अमल से गुजरेंगे ना। मैं आपको कहेंगे आप मुझसे यार ये चीज है मेरे पास ट्रांजेक्शन है, मैं कहूंगा इसके लिए फ्लॉन लॉ है वो पढ़ लें। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होगा, आप अपनी क्यूरीज उसमें पोस्ट कर लें। आपके पास ग्रुप, जो क्लास कोर्स खत्म होने के बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप एनेबल्ड रहता है, आप अपनी क्यूरीज उसमें पोस्ट कर सकते हैं। देखिए उसमें हमारी भी एक लिमिटेशन होगी ना। देखिए उसमें मैं आपको जो बात क्लास में बता सकता हूँ, क्या मैं कहूंगा मैंने क्लास में ये बात की, आप उसको देख लें, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उस तरह इफेक्टिवली नहीं बता सकता। मतलब आप कह रहे होंगे, देखें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि दांत में दर्द है ना, क्या कर लो, थोड़ी सी डैंडोल खा लो, सेंसोडाइन ले लो, सेंसोडाइन से ब्रश कर लो। क्या होगा, सेंसोडाइन से आपको वक्ती तौर पे रिलीफ हो रहा होगा, लेकिन मर्ज क्या रहता है, वहीं का वहीं रहता है। इफेक्टिव क्या है उसका, ट्रीटमेंट करना। और यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है कि किताब से दोस्ती करना है, लॉ को अपने आप को अपडेट रखना है। आपने क्या करना है, आपने अगर इस फील्ड में आना है ना, तो आपको सारी जिंदगी का करनी पड़ेगी, तालिब इल्मी के तौर पे ही गुजारनी पड़ेगी। जिस दिन आपने समझ लिया कि मुझे सारा कुछ आ गया और मुझे किसी से सीखने की, से पूछने की जरूरत नहीं है, देखना आपका डिक्लाइन इंटेलेक्चुअली वहीं से फॉलो होना शुरू हो जाएगा। किसी पोर्टल में कोई अपडेट आती है वो हमें नहीं, फॉर एग्जांपल पता हो रहा, वही चीज तो वो नाम चेंज कर देते वो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होगा। मैं इसीलिए आपसे कहा कि आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी। हो सकता है मेरे लिए भी वो अपडेट सबके लिए जितनी अवेलेबल है ना, हो सकता है आपसे पहले किसी एक दोस्त ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपको गाइड कर देगा। मैंने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं गाइड कर दूंगा। तो ये आपके लिए होगा ना कि आपका एक लाइक माइंडेड लोगों के प्रोफेशनल ग्रुप की आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी ना। वो मेरे लिए भी इतनी नहीं होगी जितनी आपके लिए है। मिसाल के तौर पर पिछले साल क्या गया करते थे, रिटर्न फाइल किया करते थे, और मैं यहाँ पे बता दिया करता था कि जब अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को एंटर करना है, तो आप यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब उसमें लॉ में चेंज आ गई, उन्होंने पोर्टल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर दे तो अपना आईबीएन नंबर लिखेंगे, और वो नंबर क्या होना चाहिए, वैलिड नंबर होना चाहिए। आप वहां पे फॉर द टाइम भी फिलिंग करने के लिए वो नंबर नहीं एंटर कर रहे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड नंबर ही एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह पोर्टल में क्या करेंगे, मुख्तलिफ चीजें आती रहेंगी, उनसे आपको क्या करना है ना, फिर अपडेट ही रहना है। आपकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट साथ साथ आपके चलेगी। जी, किसी का क्वेश्चन था? जी मैं ये कह रहा था कि ये जो लेक्चर्स हैं सर ये रिकॉर्डेड हमें हम किसी भी टाइम पे जाके डाउनलोड करके अपने पास सेव डाउनलोड नहीं हो रहे होंगे, आपको पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, आप अपने लॉगिन आईडी से एंटर करेंगे और उसको बहुत कुछ कर लेंगे। इसकी तो ड्यूरेशन आपने बताया 6 महीने तक। हाँ, तो फिर 6 महीने बाद साल भर फाइनेंस एक्ट आ जाना, लॉ में चेंजेस आ जाने, फिर वो आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं इतने रहेंगे। फिर आपके पास चॉइस क्या है कि आप क्या कर लें, इनको जो लेटेस्ट चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग ले लें। माइनर सी अमेंडमेंट्स होती हैं सर। माइनर नहीं होती, ठीक ठाक होती हैं। जी, हमारा कोर्स क्या हो रहा है, वेडनेसडे एंड थर्सडे हमारी क्लास हुआ करेगी 6:30 से लेके 8 बजे तक, और इन पर्सन हुआ करेगी आईसीटी पे, और ये क्लास आपको जूम पे भी अवेलेबल हुआ करेगी। और हमारी को 30 to 32 क्लासेस जो है ना पूरे कोर्स में लग रही होंगी। देन उसके बाद हमारे पास ये फिजिकल हमारा कैंपस है जहाँ पे भी हम तशरीफ फरमा है, और आईसीटी का। उसके बाद हमारा ये फोन नंबर है, और ये राय वसीम साहब का जो है ना आईडी, आप यहाँ पे स्कैन करके कोई क्यूरीज हो आप उनके बारे में भी यहाँ पे पूछ कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स थी। देन हमारे पास ये था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे अब उसके बारे में बता दें। जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे साथ, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं? हैंड रेज आप यूज करें, हैंड रेज का ऑप्शन। अच्छा हुमैरा, चलिए मैं आप लोगों को जो है आपका नेम कॉल करके आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं अभी आपको जो है वो म्यूट अनम्यूट करने का भी राइट्स जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आमिर परवेज साहब हैं। जी आमिर साहब, क्या सवाल है आपका? आमिर परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मिसेस आमिर। ओके मिसेस आमिर, वंस अगेन। ठीक है या मिसेस आमिर, लास्ट भी आप हमारी क्लास में मौजूद थी। जी जी, वो मुझे किन्नू एक्सपोर्ट भी, एक्चुअली आई एम अ बिजनेस वुमेन, एक्सपोर्ट ओके, वगैरह करती हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा नो हाउ है, और मैं उसी में ठीक है, अपना जो है वो फिर एक्सपर्टीज करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो दैट्स मेरा ग्रेट। क्वेश्चन ये था कि ये हमारा जो सीटीए का होना था, ये टैक्स का जो हमारा होना था, ये वो है या ये सेल्स टैक्स के लिए अलग से क्लास हो रही है? नहीं, ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स है और ये हाइब्रिड हमारी मुझे इसका क्लासेस लिंक होती नहीं हैं। आया, आज मैंने अभी अभी मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया कि ये तुम्हारी क्लास थी, और वही निकल गई। नहीं, अच्छा, वो मुझे, ये आपने सीटीए में एनरोल किया हुआ है मिसेस हाँ आमिर? जी, हाँ जी, सीटीए के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। ऑनलाइन के लिए? या ऑनलाइन। ठीक है, उसकी जहां तक मुझे लगता है आपने बेसिकली जो है वो 25 तारीख वाला जो है ना वो आपने किया होगा एनरोल। आपकी क्लासेस बिशारत साहब के साथ 25 तारीख को स्टार्ट होंगी।
ओके ओके, ये क्या सेल्स टैक्स का अलग से हो रहा है या ये वही नहीं, है, ये सीटीए भी ही है? नहीं, ये भी सीटीए का ही है, लेकिन वो लाहौर से भी क्लासेस हमारी हो रही होती हैं, कराची से भी हो रही होती हैं। ऑनलाइन जो हमारी ज्यादातर ऑडियंस होती है वो बशारा साहब के साथ उनकी क्लासेस होती हैं, तो वो 25 तारीख को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपकी क्लासेस 25 को ओके स्टार्ट ठीक है, होगी। फिर वो बाकी मुझे जो भी लिंक आ आपके जाएगा उसकी कोऑर्डिनेटर है, जूम मैं का। उनसे बिल्कुल, वो आपको ग्रुप में आपके लिंक आ जाएगा, आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ओके ओके। थैंक यू मिसेस आमिर। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव जुल्फिकार अली। जुल्फिकार अली साहब। जी सर। सर ये मुझे जानना था कि भाई ये फेडरल एप्लीकेशन के अलावा प्रोविंशियल एप्लीकेशन भी है। मिसाल मैं अभी सिंध से बात कर रहा हूँ, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड से रिलेटेड वगैरह इसमें इंफॉर्मेशन है इस कोर्स में या नहीं? नहीं, उसमें जुल्फकार अली साहब हम उस तरह से तो प्रोविंशियल टैक्सेस को जो है वो कवर नहीं करते। दो आपको सिनेरियो करवाया जाएगा। हम चूंकि ये क्लासेस लाहौर से हो रही होती हैं तो जनरली वहाँ पे हम पीआरए को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पीआरए का पोर्टल कर लें, आप एसआरबी का पोर्टल कर लें, आप केपीआरए का पोर्टल कर लें, अब तो वैसे भी उनकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो आपके लिए किसी भी दूसरे प्रोविंस का जो है वो सेल टैक्स मैनेज करना जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि 99% जो है वो ये सिमिलर ही होते हैं। अगर कहीं पे डिफरेंस आ रहा होता है तो वो सिर्फ रेट का हो सकता है, किसी पर्सपेक्टिव स्टेट को लेके, प्रोविंस को लेके, ठीक है। अदरवाइज जो है इनके यूजर इंटरफेस जो है वो सेम ही होते हैं। आप किसी भी एक प्रोविंस का सीख लें, दूसरा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक सर, ओके। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव इरम जहरा। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये था कि मेरा ताल्लुक कराची सिंध से है, तो ठीक यहाँ है। पे जो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं मुझे बताया गया फिजिकली भी होती हैं, ठीक है। तो जी अगर मैं फिजिकली कराची में अटेंड करना चाहूँ तो उसकी अपडेट मुझे मिल जाएगी। और दूसरा ये कि हर प्रोसेस हर सूबे का जो होता है ना थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन मेजर वही नहीं चीजें होती हैं हाँ, टैक्स में मेजर ना, वही होता है। और मेजर अब तो वही पोर्टल चीजें होती पोर्टल हैं। जी जी, वो रेट के हाँ। हवाले से डिफरेंस होता है, या कहीं पे किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को या सेक्टर को एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर वो टैक्सेबल है, दूसरे स्टेट के अंदर हो सकता है कि वो आपका जो है वो एग्जाम में आ रहा हो, ठीक है। अदरवाइज जो है वो सिर्फ रेट की डिफ्रेंसिएशन होती है, यूजर इंटरफेस सेम ही होता है। जहां तक आपका पहला सवाल था फिजिकल क्लासेस कराची के हवाले से, तो वहां पे अभी हमारा न्यूली एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसकी ओपनिंग क्लासेस ही हुई हैं अभी, ठीक है। और ये अच्छा। बैच जो है वो भी वेनसडे थर्सडे का है भाई, यानी आज वहां पे सेकंड क्लास हो रही है, ठीक है। हम्म। ठीक है। और क्योंकि मुझे लेट पता चला है और आई एम बिजनेस वूमेन, तो मेरे लिए ना मैनेज करना जरा मुश्किल होता है क्योंकि मैं काफी दूर हूँ वहां से। ठीक है। मेरा जो बिजनेस है वो काफी मतलब फासला है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बाज़ दफा आपकी मिस हो जाती है ना, तो ठीक है फिजिकली होता है कि आप एक पर्टिकुलरली आप टाइम पे मौजूद होते हैं वहां पे। जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ मिस एरम, इसके अंदर हमारा सिनेरियो इस तरह से है कि आप फिजिकल क्लास ले रहे हो तो वो भी हमारी हाइब्रिड मोड पे चल रही होती है, यानी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होती है साथ, ठीक है। जबकि ऑनलाइन क्लासेस में भी रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। तो अगर तो आपके लिए कैंपस जाना जो है वो कन्वीनियंट नहीं है तो आप ऑनलाइन में आ जाएं। ऑनलाइन भी हमारा उतना ही कम्प्रीहेंसिव है। बीइंग अ बिजनेस वुमेन आपको इस बात का तो बखूबी अंदाजा होगा कि आपने क्लासेस इस तरह से लेनी है कि ये जो आपकी 1.5-2 घंटे की कमिटमेंट है वो सिर्फ क्लास के लिए होगी, उस टाइम आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो ऑनलाइन में भी आप उतना ही इफेक्टिवली सीख सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ये इसलिए सीखना चाह रही हूँ कि हम टैक्स फाइलर हैं, हम शुरू से टैक्स फाइलर हैं। तो बाज दफा जो आप होते हैं ना, जो टैक्स आपका पे कर रहे होते हैं उनके आप रहमो करम पे होते हैं, जैसे सर ने कहा था। तो ये अक्सर मुझे हम्म। फील होता है कि मैं उनके रहमो करम पे हूँ, कि वो जो हाँ कहेंगे जी, बिल्कुल। हम देखिए। उन पे बहस भी करते हैं ना कि जी ये नहीं है ये, तो वो कहते हैं आप ज्यादा समझदार हैं ना, आप खुद बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये है कि हमारे पास ऑफ कोर्स मेजर ऑडियंस तो वो होती है कि जो इसको बाद में एज ए कैरियर लेके चलना चाहती है। आपने अपना सिनेरियो बताया, आप एक बिजनेस वुमेन है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके लिए एक जो टैक्स एडवाइजर है, टैक्स कंसल्टेंट है, उसकी फी पे करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इवन देन आपको जो है वो टैक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो आपका कंसल्टेंट आपको रिपोर्ट कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए भी जो है वो आपको टैक्स के ऊपर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि ना अक्सर ये होता है कि वो कई जगह आपको चूना भी लगा देता है।
फिर जी बाद में पता बिल्कुल, चलता है वो ये तो है ऐसे ही नहीं। ऐसे सिनेरियोज होते हैं, और दूसरी तरफ मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट भी बैठे हैं कि जिनको चीजों का हाँ उस तरह से अंदाजा नहीं होता, मतलब अपने आप को कंसल्टेंट कह रहे होते हैं, लेकिन चलिए हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन जिनको सिर्फ अनरिकंसाइल्ड बैलेंस जीरो करना आता है बस, इससे अलावा उनको जी। लॉज का, रेगुलेशंस का, जो हम्म। एप्लीकेबल रूल्स हैं उनका उनको अंदाजा नहीं होता। तो हमारी इसमें इंशाल्लाह और पूरी ये तरह से इसमें जो है वो, बुजुर्ग जो होते हैं ना, जितने बुजुर्ग टैक्स पे टैक्स के जो होते हैं ना, वो ज्यादा घपले कर रहे होते हैं। अब इसमें तो हम उस तरह से डिबेट नहीं करते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, अदरवाइज बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑनलाइन क्लासेस में जाएं, और वो भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होंगी, उसमें भी हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। चले ठीक है, मैं बस आप, फिर ना ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत जरूरी करना है, ताकि मैं इसको भी एज अ कैरियर अपने बिजनेस से अटैच करूँ, कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं या दूसरे लोग जिनको तकलीफ होती है इतनी दूर जाने के लिए, तो उनके जी जी डोर स्टेप पे ये चीजें मौसूल हो जाएं। बिल्कुल, आप इतना कैपेबल होंगे कि आप ये सर्विसेज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू इरम ज़ारा। नेक्स्ट वी हैव फहीम शेख। जी फहीम भाई, आपका क्या सवाल है? फहीम शेख जी। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आप बताइए सर। सर मैंने आपका कैंपस भी विजिट किया कल, और मैंने आज फी जमा करवाई, लेकिन मेरा एक ही कंसर्न था कि पीआरए के ऊपर भी, क्योंकि मैं सारा ब्राउचर मैंने देखा, वहां पे पीआरए या प्रोविंशियल टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि ये सर वाला उसमें मॉड्यूल भी हम आपको, करवाया जाए। आई गॉट योर पॉइंट शेख साहब, उसमें यह है कि हम आपको कोई पर्टिकुलर सिनेरियो जो है वो करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये है कि हमारा सेल टैक्स स्पेसिफिक एक सेपरेट कोर्स है जो कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों को कम्प्रीहेंसिवली कवर करता है। इवन उसके ठीक है। अंदर हम जो सेल टैक्स के लिटिगेशन के एस्पेक्ट होते हैं, जो आपको नोटिस आ रहे होते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990, हम उसमें वो भी कवर करवाते हैं। तो इसमें ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो हो सकता है, अगर मतलब आपका मतमा नजर, नुक्ता नजर जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल सेल टैक्स है या फिर फेडरल सेल टैक्स है, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो सेल टैक्स मास्टरी वाला कोर्स है आप उसको ऑप्ट करें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं, लेकिन मैं बेसिक से उधर जाना चाहूंगा, लेकिन अगर हाँ इसमें तो भी हमें वो फिर थोड़ी वो बहुत पीआरए अटेम्प्ट की हेल्प आएगी, मिल जाए, टेंशन ना लें। थोड़ी बहुत पीआरए की भी थोड़ी हेल्प बहुत मिल जाए अंडरस्टैंडिंग ताकि, आपकी आपकी करवाएंगे, बेसिक हम इसमें अब डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूं तो वो चूंकि सेल टैक्स का स्पेसिफिक कोर्स है तो वो उसमें कवर होता है। मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं। मैं जी एक जी एसीसीए का स्टूडेंट हूं, सर। और एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ है, आर्टिकल्स भी किए हुए हैं, लेकिन मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट में रहे। ओके। तो अच्छा शेख साहब, अब चूंकि प्लीज टैक्स के कंटिन्यू। पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास ना मेरे अपनी क्लाइंटेज भी है, कोई 25-30 लोगों की। ओके। तो उनमें क्लाइंटेज में जब पीआरए का काम आता है तो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ किसी और बंदों को, अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को, कि यार ये तुम कर दो। ठीक ठीक है है, ना? मैं चाह रहा था कि अब इसको मैं खुद से भी सीखूं, क्योंकि क्योंकि एसीसीए और पीआरए एक डिफरेंट चीज है। एसीसीए ग्लोबल है, उसमें पीआरए का कोई इतना चलिए मैं वो है आपको नहीं। मशवरा देता हूँ। चलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, मुफीद मशवरा जी जी। दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मतलब माशाल्लाह आपके लिए रेलिवेंट तो है ही बहुत ज्यादा। दूसरा, मैं आपको ऑडियंस के हवाले से बताता चलूँ तो हमारे पास फाइनलिस्ट लोग भी आते हैं, हमारे पास साई कैप के मेंबर्स भी आते हैं काइंड ऑफ सीपीडी के लिए, ठीक है। और जो हमारे कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्टफोलियो है उसमें हमारे पास फेलो मेंबर्स भी आ रहे होते हैं, जी एसीसीए जी। ग्लोबल के भी और आई कैप के फेलो मेंबर्स भी आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जी फहीम भाई, जी। मशवरा मेरा ये है आपको, आप इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में? हाँ नहीं, हो आपने चुका हूँ, बताया फीस अभी, भी जमा करवा दी है। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके लिए मशवरा जो इक्वली इफेक्टिव मशवरा देता हूँ वो ये है कि आप जो जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आप बात करें, आपको वो नॉमिनल से चार्जेस वो ऑफ कोर्स लेंगे, ठीक है। आपको जो है वो, आप सेल टैक्स मास्टरी का जो कोर्स है आप उसकी रिकॉर्डिंग ऑप्ट कर लें, इधर आपका ये कोर्स चल रहा होगा, उसको आप अपनी पेज के ऊपर कवर करें, उससे आपका प्रोविंशियल फेडरल सेल टैक्स बहुत इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो आपका कवर हो जाएगा, एक अच्छी कमांड हो जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके ऐसा हो सकता है कि इसके बाद मैं वो उसमें ऑप्ट कर लूँ। आप वो कर सकते हैं, वो हमारा तकरीबन आप कह लें कि एवरी 60 डेज के बाद हमारा उसका भी सेपरेटली एक बैच आ रहा होता है। बस ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, बेहतरीन है। चलिए, ओके जी, कोई और क्वेश्चन है आपका फहीम शेख साहब? नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी है मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, इब्राहिम भाई। सर मैं रिसेंटली इस्लामाबाद बैच के लिए रजिस्टर हुआ हूँ और आज की ओरिएंटेशन क्लास में देखने के लिए कंपेयर कर सकूँ आया इसमें क्या चीज़ें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं लाहौर बैच में जो कि इस्लामाबाद में नहीं है। तो कुछ अच्छा, खास डिफरेंस नहीं मुझे मिला, तो काइंडली उस पर थोड़ा सा आप बता तो दीजिएगा मुझे। डिफरेंस डिफरेंस क्यों होगा इब्राहिम? सॉरी मैंने आपको इंटरवीन कर दिया। देखिए, नहीं नहीं, कोर्स आउटलाइन कराची में भी सेम है, लाहौर में ठीक भी है, सेम है और इस्लामाबाद ठीक में है। भी सेम है। डिफरेंस आई अगर थिंक कहीं पे हो सकता है डिपार्टमेंट्स, तो वो, जी, प्रोविंशियल नहीं 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 नहीं, बेस में। वो डिलीवरी के हवाले से हो सकता है, और कुछ भी नहीं डिफरेंस होता। कोर्स आउटलाइन सेम एग्जीक्यूट होती है। परफेक्ट, चलें, बेहतर। ठीक है, थैंक बाकी यू। इंशाल्लाह अगर आपने इस्लामाबाद के लिए एनरोल किया हुआ है तो दैट्स गोना बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बशारत साहब के साथ। या फॉर श्योर वो तो है। लेकिन मैं ये कह रहा था क्योंकि मैं बेस लाहौर में हूँ तो मेरे पास क्लाइंटेज लाहौर की ज़्यादा है। तो अगर मैं यही देखना चाह रहा था कि आइदर मुझे लाहौर मूव करना चाहिए या इस्लामाबाद से ही स्टिक रहूँ मैं। तो नहीं नहीं, आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल किया हुआ है बेसिकली। जी जी, ऑनलाइन के लिए। फिर आपने बेहतर चॉइस है आपके पास ऑलरेडी, डू नॉट वरी एट ऑल। ये मैं आपको पर्सनली तौर पे कह रहा हूँ, आप बशारत साहब के साथ जाएं, वो एक आपके लिए यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। चलें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव तौसीफ इजाज साहब। तौसीफ साहब, जी तौसीफ भाई, आप क्लास में मौजूद हैं तौसीफ साहब? ओके, तौसीफ साहब गालबन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी देते हैं जुल्फिकार अली को। जी जुल्फिकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आईसीएमए और एमबीए फाइनेंस है। मेरे पास थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज तो है, थ्योरेटिकल नॉलेज है सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में, लेकिन मेरे पास ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना उसकी थोड़ी कमी है। तो इस लिहाज से आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये कोर्स मेरे लिए मतलब रहेगा बेनिफिशियल या मुझे किसी और कोर्स में जाना चाहिए, और इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स वगैरह कवर होंगे, जहां मतलब तक उस लिहाज आपने से थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल, जी जी, प्रैक्टिकल इंसाइट्स की बात की, तो ये हमारा कोर्स मोर देन 85% जो है वो प्रैक्टिकल होता है, वो चाहे कॉर्पोरेट लॉ वाला एरिया हो या इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला एरिया हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंसाइट्स में जी। जहां पे आप लैग कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आपका जो है वो ओवरकम हो जाएगा और आप उसको बहुत इंप्रूव कर पाएंगे। बाकी जहां तक इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की बात है, तो वो इतनी ही इम्प्रूवमेंट आपकी अच्छी होगी जितना आप साथ साथ इसको लेके चलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रेगुलर रहें क्लासेस में, अनलेस देयर आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आप क्लास स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर जो आपके पास 5 दिन का ठीक। गैप होगा उसमें आप कोशिश करें कि आपने क्लासेस रिवाइज करनी है, बिकॉज हर एक क्लास के अंदर कोई डिफरेंट सिनेरियो किया जा रहा होगा, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो भी करवाई जा रही होगी। तो रिवीजन से ये है कि आप एक टैब के ऊपर अपने रिकॉर्डिंग ओपन कर लें और दूसरी टैब के ऊपर जो है वो आप अपना आईरिस का पोर्टल लॉगिन करें, वहां पे जाके सेम सिनेरियो को खुद से अटेम्प्ट करें। इस तरह से आपका जो लर्निंग ग्राफ है वो इम्प्रूव होगा। सर मतलब इसमें जैसे एफबीआर के नोटिस वगैरह जो भी हैं बाद में, जैसे मतलब एक केस हो गया तो उन वगैरह उन सब वगैरह को डील करना, ये मतलब एक अच्छा, डिटेल नॉलेज होना ये, चाहिए, मैं उस चीज़ ओके को ओके, सीख रहा हूँ। जी मैं समझ गया। जहां तक आपने बात की जी। सर डिपार्टमेंटल नोट्स की, तो इसके अंदर कुछ बेसिक हेलो। नोट्स की हम बात कर रहे होंगे। आपको आवाज आ रही है? जी, आप लोगों को आवाज आ हेलो। रही है? मैं आपसे ही मुखातब हूँ हजूर। हेलो, आपको आवाज आ रही है? बाकी लोग मुझे जरा बता दीजिएगा मैसेज करके, जी आप लोगों सर, को आवाज आ रही आ रही है आवाज़, आवाज़ आ रही हेलो। है? ओके जी हेलो। सर अब ओके, आई है। चलिए चलिए, हेलो। शायद ये कोई नेटवर्क ग्लिच होगा। जुल्फकार साहब, आपका ही क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ। जहां तक आपने सर डिपार्टमेंटल नोटिस की बात की है, तो डिपार्टमेंटल नोटिस जो है वो हमारे एटीएल का हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है लिटिगेशन के हवाले से। उसमें हम सारे के सारे डिपार्टमेंटल नोटिस डिस्कस करते हैं, जो कि आपको अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आ रहे होते हैं या सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत आ रहे होते हैं। ना सिर्फ नोटिस को रिप्लाई करना, बल्कि उसके अंदर आपका अपील्स का जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्कस किया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव में वो एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स नहीं है, फाइलिंग के हवाले से आपके जो है वो कमांड आपको उसके ऊपर नहीं है, कंप्लायंसेस के ऊपर कमांड आपकी अच्छी नहीं है, तो पहले आपको यही कोर्स करना होगा, उसके बाद आप लिटिगेशन की तरफ जाएंगे। जी जुल्फकार साहब, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ?
जुल्फकार साहब। हाँ जी सर, मैं यही चीज ढूंढ रहा हूँ कि मिसाल मैं फाइलिंग वगैरह कर तो रहता हूँ शुरू में, लेकिन बाद में जो मसले मसाइल पैदा होते हैं उनको भी तो डील करना है। तो उस लिहाज से मुझे वो कम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए कंप्लीट। नहीं, वो पहले मेरी सजेशन आपको यही होगी, मैं कुछ अवेल्युएट भी कर पा रहा हूँ आपके बात करने से, कि आप पहले जी कंप्लायंस के ऊपर अच्छी कमांड हासिल करें। आपकी ये 4 महीने की इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया नहीं जाएगी। जब आप लिटिगेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं आप उसको कवर कर रहे होंगे तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लिटिगेशन के लिए फिर हमारा स्पेसिफिक कोर्स है, जो कि नोटिस को, अपील्स को, और इवन हम उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको रेफरेंस फाइल करने तक का मैकेनिज्म जो है वो कवर करवा दें। ठीक सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी जुल्फकार साहब। सर जी जी ये मेरा मेरा जो था, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, मेरा जो जूम था ये बिल्कुल खुद ब खुद से क्लोज होके ओपन हुआ है। क्या अच्छा, बाकी किसी और के साथ भी ऐसा हुआ? ये कोई नेटवर्क की वजह से हुआ होगा। मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया, मैंने कहा कि ये जो स्पेसिफिक टाइमिंग थी, बेसिकली उसमें एक कम्युनिकेशन गैप जो है मुझे फील हो रहा है। वो ये था हम्म। कि ये हसन साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली ओरिएंटेशन सेशन के लिए, क्योंकि आज उनकी एक कमिटमेंट थी, उन्होंने कहा था ये 7 या 7:30 पे हम ओरिएंटेशन सेशन लेंगे। दिस वाज नॉट सपोज टू कि हमारा बैच ही ओवरऑल जो है वो 7:30 का होगा, ठीक है। आप चूंकि इसमें मेजर इफेक्टी हैं तो मैंने कहा मैं आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे कि इसमें किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है, या फिर कोई और अल्टरनेट जो है आपको किस तरह से एंटरटेन किया जा सकता है। जी इब्राहिम। जजाकल्ला। सर वंस अगेन आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे एसएससीपी के हवाले से बताइएगा कि इस कोर्स में हम एसएससीपी की क्या क्या एक्सपेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं या अच्छा कुछ जी, पार्ट एससीसीपी में करेंगे? हमने इस वैसे तो हमने ओरिएंटेशन सेशन में भी डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बिजनेस इनकॉर्पोरेशंस डिस्कस होंगी, जो कॉर्पोरेट लॉ वाला एरिया है उसमें। एससीसीपी की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो एसएमसी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है ये होगा, और फिर उनकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस फॉर्म ए है, 9 है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या आपका 45 है। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस होंगे। अगर आप एससीसीपी का इन डेप्थ चाहते हैं तो वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, जो कि प्योरली फिर वो एससीसीपी से ही सारा रेलिवेंट है। ओके, वो उसमें कंपनी अपॉइंट सेक्रेटरी के नाम से है। ओके, मैं कल देख रहा था चेंज लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, ये कंपनी सेक्रेटरी है या एसएससीपी है। तो वो नहीं नहीं, हाँ वो कंपनी सेक्रेटरी वाला जो है वो प्योरली एससीसीपी से ही सारा रेलिवेंट है, उसके अंदर टैक्स की कोई डोमेन नहीं है हमारी। ओके, ए टू जी एसएससीपी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ जी जी। कस्टमर्स आते हैं जो कि एसएससीपी से रिलेटेड बहुत से उनके ना कंप्लाइंसेस होती हैं, इश्यूज होते हैं जो कि हमें सॉल्व नहीं, करने होते इसमें हैं। इब्राहिम सिर्फ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन जो है ना वो इसमें शामिल है। एससीसीपी के साथ डन। आपने कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट करनी है, तो बाकी चीजें इसमें शामिल नहीं। चलें, बेहतर मैं अपने कोऑर्डिनेटर से चेक करता हूँ कि फर्दर मैं एसएससीपी का करंट कोई बैच चल रहा है तो उसमें मुझे कैसे इनरोल किया जाए। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, एससीसीपी का अभी बैच 24 को स्टार्ट हो रहा है, ओरिएंटेशन हो चुकी है उसकी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव इनफिनिक्स X6836। इनफिनिक्स वाले भाई हैं। जी सर, ये मैं जी मोहम्मद अनवर मलिक एडवोकेट अर्ज कर रहा हूँ सर। जी 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 मेरा जी, फील्ड एडवोकेट है और मैं इस कोर्स में आपके इस कोर्स में मैं एंटाइटल हो चुका हूँ आपके। तो मैं ये ओके पूछना चाह रहा था, पहले तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आप क्लास जो है ना सर, ये जी 7:30 पे हो जाए, चूंकि 7 पे जो है ना इशा की नमाज होती है, तो उसके लिए हमें अगर 30 ठीक है। मिनट्स दे दिए जाएं तो 7:30 पे क्लास स्टार्ट लीजिए। पहली तो बात ये थी, रिक्वेस्ट थी। दूसरी बात ये थी कि ये कोर्स करने के बाद, चूंकि मैं शुरू से ही जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना इसी टैक्सेशन के फील्ड में था, तो ये कोर्स करने के बाद मैं इस काबिल तो हो जाऊंगा ना कि मैं टैक्सेशन के फील्ड में एक्सपर्टेशन हो जाए मेरी, बिल्कुल हो जाएगी ये जिसमें सब्जेक्ट लिटिगेशंस तो। भी हैं और सारा। नहीं, लिटिगेशन का मैंने पहले भी एक भाई ने सवाल किया था, उनको भी मैंने एड्रेस किया। लिटिगेशन जो है वो एक एडवांस कोर्स है, आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं जब भी आप अपनी फील्ड को स्विच कर रहे होते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये कंप्लायंस जी के जी, उनके रिप्लाईज जो वो नोटिस, फिर सारे नोटिस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपील्स ठीक का है। जो मैकेनिज्म होता है वो उसके लिए सेपरेट कोर्स है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के नाम से, ठीक है। उसमें फिर जी जी, हमारे पास ये बिगिनर लेवल के लोग नहीं आ रहे होते कि जिन्होंने फाइलिंग सीखनी है, कंप्लायंस सीखनी है। उसमें वही लोग आ रहे होते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो उनको प्रैक्टिस करते हुए एक टाइम हो गया। ठीक है।
ठीक है, तो लिटिगेशन तो आप उसके, जी क्योंकि जी अभी आपने जैसे बताया कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये पहला स्टेप है। आप मतलब जंप करके दूसरे स्टेप पे जा नहीं सकते। अगर आप मुझे आज कहें कि आप मुझे लिटिगेशन में इनरोल कर लें, तो मैं आपसे एक्सक्यूज ही करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी उस कोर्स की जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक होती है। मोहम्मद। जी जी, वालेकुम सलाम सर। नहीं नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं रहा, इसलिए तो मैंने बेसिक आपका पहले इसमें एंटर हुआ हूँ ना सर। ठीक है ठीक है, बेहतरीन हो गया। हसन भाई, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुगल साहब, ये नेटवर्क की वजह से जो है वो मैं मैडम नूरीन का भी पॉइंट ना समझ पाया हूँ, ना मैं उनको अकॉर्डिंगली एड्रेस कर पाया हूँ। तो दोबारा अपॉर्चुनिटी देंगे। आपका कोई सवाल है? जी सर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। मैंने वो जी लैपटॉप से ज्वाइन की हुई थी, इस वजह से ना वो मेरा उधर माइक नहीं था चल रहा, वो दोबारा मैंने हैंड रेज किया है। अच्छा, इसमें मैंने पूछना था सेल टैक्स कितना कवर होगा, हम उसकी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकेंगे? जी, फेडरल इसमें बेहतरीन तरीके से कवर होगा। फेडरल में आपके पास जो है ना वो गुड्स आ जाती हैं, सेल टैक्स ऑन गुड्स। ठीक है, तो वो जैसा कि लास्ट ठीक है। स्लाइड्स के अंदर आपको सेल टैक्स वाले मॉड्यूल में एक्सप्लेन भी किया गया है, वो कम्प्रीहेंसिवली कवर होगा। ठीक है। और ये मैंने पूछना था, जब वो लेक्चर्स होंगे या हमें प्रैक्टिकल जो वर्क करके दिखाया जाएगा, वो प्रॉपर एक रिटर्न फाइल करके दिखाई जाएगी हमें जी, प्रैक्टिकली? रिटर्न ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग वो आपको पोर्टल के ऊपर ही करवाया जाएगा। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन था, पीएसडब्ल्यू इसके अंदर इंक्लूड है? पीएसडब्ल्यू का जस्ट जो, क्योंकि देखिए पीएसडब्ल्यू से जो फाइनल स्टेप होता है ना फॉर काइंड ऑफ, वो जब आप ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, तो पीएसडब्ल्यू से इंपोर्ट जी जी एक्सपोर्ट का जी। लाइसेंस किस तरह से आपने लेना है वो इसके अंदर शामिल है, क्योंकि उसके लिए कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड हैं, इसलिए हमने इसके अंदर जो है वो जो आपका लाइसेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो भी हमने शामिल किया हुआ है। ठीक है। चलें, बस यही क्वेश्चन है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, मोहम्मद शाहिद साहब, शाहिद साहब माजरत चाहता हूँ, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है, बस आज कुछ सर नेटवर्क ज्यादा ही मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, जहां तक मैंने जी एनालिसिस किया है। जी मेरा मेरा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। मैंने अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस को और उनके जवाबात सुन के काफ़ी कुछ सीख लिया है। एक्चुअली मैं ये बात सर, करना चाहता हूँ आपसे, अगर टाइम का है थोड़ा सा मसला, क्योंकि थोड़ा सा 7 बजे तक बिजी होते हैं, तो 7 के राउंड अबाउट ही हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगरचे टाइमिंग जो है हमारी स्टैंडर्ड 6:30 की होती है, लेकिन इसके अंदर रद्दोबदल किया जा सकता है। लेकिन वो जो है ना प्योरली आप कह लें कि ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में ट्रेनर की अवेलेबिलिटी तो ऑफ कोर्स हमने मेक श्योर करनी होती है, लेकिन अगर मैक्सिमम ऑडियंस उस तरफ जाएगी तो फिर हम उसमें जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। चलें चलें सर, वो कोई हम बात नहीं, आप वो वैसे फिर जब आप लोग इनरोल हो जाते हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल अभी नहीं भी है, वो जब आपका जो पेड ग्रुप होता है वहां पे आपका जो है पोल क्रिएट होता है। पोल में सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं और अकॉर्डिंगली जिस तरफ मेजोरिटी के वोट्स होते हैं हम फिर उसके साथ चले जाते हैं। चलें, ये ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी जो दोस्त क्वेश्चंस कर रहे हैं, आमतौर पर यही माइंड में आते हैं क्वेश्चन, और उनके आंसर्स आप सही माशाल्लाह दे रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर ये जजाकल्ला जजाकल्ला सर, बहुत कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, इंशाल्लाह इसकी अब भी एग्जीक्यूशन होनी है। आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जी तो बिल्कुल ऐसे। आपके जो भी कंप्लायंस को लेके जितने भी आपके मसले मसाइल हैं वो इसके अंदर बड़े कम्प्रीहेंसिवली कवर होंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जजाकल्ला शाहिद साहब जी। ओके, नेक्स्ट अल्लाह हम हाफिज़। अपॉर्चुनिटी देते हैं नासिर साहब को, नासिर एडवोकेट साहब को। मिसेज आमिर, आपके पास दोबारा मैं हाजिर होता हूँ। जी नासिर जी सर, साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? नासिर गादी सर। जी जी जी, नासिर साहब हुक्म। क्या? जी सर, क्या हाल चाल है? कोई हुक्म नहीं है सर, अल्लाह हम पाक हुक्म कैसा लगा हो? ही नहीं सकते आपको। नहीं नहीं, आप हुक्म करें सर। नहीं नहीं सर, बस आज बातें सुन ली है सर, क्वेश्चन आंसरिंग सब कुछ सर सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी ओके था, इसी वजह से क्लास में सिंकू में, अदरवाइज सर बस मुझे एक मैसेज आया था, मैंने सर उठाया तो जनाब के साथ, तो सर बस यही था।
बकाया माशाल्लाह आप चलिए सही जा रहे हैं। थैंक यू मोहब्बत है आपकी, क्यों ज़हन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी मोहब्बत है। सर। कोई कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है अभी सर। अभी तो फिलहाल आप जज़ाकल्लाह शुरू सर। किए, इंशाल्लाह अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह जरूर सर। मैडम ने जरूर बताया था, जरूर वैसे जरूर। भी मुझे पहले पता था। हाँ नो सर, सारी चीजें पता है, लेकिन क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है जब अभी तक शुरू ही नहीं हुआ सारा कुछ। तो जी आई जी मीन सर करते रहे तो टाइम ही जाया करना है आपका भी अपना भी। सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सर मिसेस थैंक यू आमिर थैंक पूछिए। जज़ाकल्लाह। जी मिसेस आमिर, आमिर अस्सलाम परवेज। वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी आ सर रही है। आवाज आ रही है? जी। जी जी आ सर रही है। मुझे पूछना था, एक मशवरा चाहिए था आपसे कि आपने यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड का तो लिखा है। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे जी सेल्स टैक्स भी रिफंड चाहिए होता है, उसके रिबेट चाहिए होता है। ठीक है तो क्या मुझे इसी कोर्स जी, से फायदा हो जाएगा या मुझे उसके लिए अलग से सेल्स टैक्स इसी एडवांस से वाला फायदा कोर्स हो करना जाएगा, पड़ेगा? इसी से फायदा हो जाएगा। आप जो बात कर, इसी से फायदा हो जाएगा। आपका जो एक्सपोर्टर का नेक्स्टर होता है वो भी इसके अंदर कवर होगा। रिफंड जहाँ पे आपका बनता है, रिफंड को फाइल किस तरह से करना है, वो मैकेनिज्म सारा इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। चीमा साहब, जी चीमा जी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक इनिशियली तो समझ लें कि एक रिक्वेस्ट समझ लें या सजेशन समझ लें। जी जी आपसे मांगना चाह सर। रहा हूँ कि मैं वजन सर सॉरी, मैं मेरे जो बाकी फेलोस हैं इस बैच के अंदर, इस क्लास के अंदर, जी जी उनकी तरह ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ना मेरे कोई बैकग्राउंड है टैक्सेशन से मुतल्लिक या अकाउंटिंग से मुतल्लिक, ना कोई एससीसी है, ऐसा कुछ भी मेरे पास, मेरे कुछ भी नहीं है। तो क्या आप ठीक है। समझते हैं कि मेरा वक्त ज़ाया तो नहीं होगा? मैं भी मुंह उठा के यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, तो मेरे कुछ नहीं, पल्ले पड़ेगा? पल्ले बिल्कुल पड़ेगा। और देखिए मैं दूसरा आपको दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चन, बताता हूँ। सॉरी, जी जी आपका वक्त बचाने के लिए मैं अपने क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, उससे पहले साहब। और दूसरा मेरा ये कि ठीक है। सर मेरे जो अभी जिन लोगों ने जिन साहब ने अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जो अभी जब प्रेजेंटेशन दी है कोर्स की कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, क्या क्या करेंगे, किस किस चीज़ों से हम में से जी होके जी गुजरेंगे, वो उन जी साहब की जी। ना डिलीवरी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मेरे जैसा जो आदमी है ना उसके ऊपर से गुजर जाती है। ऐसा लगता है मैं व्हाट्सएप का अच्छा वॉइस नोट सुन रहा हूँ 1.5 स्पीड के साथ। तो प्लीज़ थोड़ी सी स्पीड कम रखें, क्योंकि अच्छा तो ठीक है। ऐसा है ना कि ठीक मैं है चीमा मैं- साहब। मेरी मेरी इतनी पढ़ाई भी नहीं है और मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ। तो ये बाकी लेट लोग तो हाईली लेट मी प्रोफेशनल एड्रेस, लोग मैं आपका हैं। पॉइंट पहुंच गया हूँ। एंड जी जी, नंबर मैं थ्री आपका सर, पॉइंट पे आपका। नंबर जी जी, नंबर तीसरा पॉइंट भी रख दें। नंबर थ्री सर, जी जी वही मेरे पास वही वही जो आपके पास रिक्वेस्ट अभी पहले की है टाइमिंग वाली, प्लीज उसको फोकस कर जी। लीजिए। मैं टेंशन में आ गया हूँ। अगर आप उसको प्लीज फोकस कर देंगे तो अल्लाह जो आपको जज़ाय खैर देगा बेशुमार। टेंशन नहीं लेंगे उसमें। मैंने आपके साथ पहले कहा तो उसमें हम देखेंगे किस तरह मैक्सिमम आपको पॉसिबली एंटरटेन कर सकते हैं, उसका कोई वे आउट निकालते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने बात की कि जी मुझे इस कोर्स का फायदा होगा। बिल्कुल सर फायदा होगा। मैं अगर इस फैक्ट को छोड़ भी दूं कि आपने कल को सर्विसेज प्रोवाइड करनी, आजकल एक ले मैन के लिए भी टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर सवाल यहाँ से ये अराइज होता है कि मुझे समझ आएगी या नहीं आएगी, तो हमारी इसमें अप्रोच जो है वो बहुत बेसिक से शुरू होती है, बहुत बेसिक से शुरू होती है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वकला हजरात भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि उनका बैकग्राउंड नहीं होता अकाउंटिंग फाइनेंस का। तो जब वकला हजरात सीख सकते हैं, ठीक है, तो चीमा साहब आप भी सीख सकते हैं। जस्ट आपको करने की क्या जरूरत होती है, एक बंदा जिसका फॉर एग्जाम्पल कोई पहले बैकग्राउंड नहीं है, तो उसकी एफर्ट थोड़ी ज्यादा लग रही होती है। आपको दूसरे लोगों की बनिस्बत अगर वो 80% एफर्ट करके सीख रहे हैं तो आपको 100% अपना देना पड़ेगा। और उसका एक वे आउट हम भी आपको बताएंगे। बाकी आप खुद से बेहतर डिजाइन कर सकते हैं कि मैं किस तरह से अपनी एफर्ट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है वो आप अपना सीख लेंगे इसके अंदर। एक पॉइंट आपने पेस का बताया, तो पेस देखिए आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ही डिस्कस हो रहे थे कि हमने ये कवर करना है, ये कवर करना है। ये रिकॉर्डिंग भी आप दोबारा सुन लीजिएगा अगर कहीं पे कोई अभाम हो आपके पास। जब हम कोर्स को डिलीवर कर रहे होंगे तो तब आप तसल्ली रखें कि इस तरह की पेस नहीं होगी। तब हम बड़े स्मूथ तरीके से जाएंगे। और जब तक आप लोगों की किसी भी एक कंसेप्ट को लेके तसल्ली नहीं हो जाती, हम उसको उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। सो होपफुली आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी ए आर रहमान खान, ए रहमान। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह पाक का एहसान, आप बताइए सर।
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये गुजारिश थी कि ये जी जो लेक्चर आपने दिया मतलब वो मोहतरम भाई ने दिया, ये दोबारा रिव्यू कहाँ किया जा सकता है? जी, आपको ये कुछ ही देर तक जो है ना, ये चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ये वहां पे अपलोड हो जी जी, मैंने जाएगा और वहाँ ये लेक्चर लिंक आपके आपके, सुने हैं पहले भी। हाँ तो ये भी वहीं पे अपलोड होगा और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं हर क्लास को दोबारा रिव्यू, जैसे आपने ही कहा चार हर पांच दिन क्लास को होते हैं रिव्यू उसमें आप करने रिव्यू का जो कर सकते हैं मैकेनिज्म है इसे। ना, 2 क्लासेस ओपन होती हैं रहमान खान साहब, उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग हमारी अपलोड हो रही होती है एलएमएस पोर्टल के ऊपर। वो जब हम तीसरी क्लास तक पहुंचेंगे, आप तक एलएमएस पोर्टल का जो ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार है, वो सारा चीज आपके जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लेक्चर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मैं अपनी जो रिटर्न्स हैं ये खुद मतलब जी रिटर्न फाइल कर सकूंगा, बिल्कुल आप कर और सकेंगे सर, ये रिटर्न जो है वो हमने तो इस रिवाइज तरह कर से सकूंगा डिजाइन अगर किया ही नहीं चाहूँ कि तो? आप अपना पर्सनली करें, आप लोगों को भी सर्विसेज ऑफर करने के काबिल हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। जी जी, मैं यही चाह रहा था। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। मतलब रिवाइज भी हो सकता है, मतलब जो होता है कि भाई हाँ वो रिटर्न जो है इसमें वो कवर रिवाइज होगा। करना शुरू हो गया। चलो, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। थैंक यू जी। जी ओके। इन्फिनिक्स 6836, इन्फिनिक्स वाले भाई। जी सर, मलिक अनवर एडवोकेट, मैंने क्वेश्चन कर लिया था। थैंक यू सर, बहुत अच्छा शुक्रिया जी, सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, हमारे पास अगले हैं उजैर साहब। उजैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी एलएलबी पार्ट 4 का स्टूडेंट हूँ। तो ओके। टैक्सेशन का काम मुझे नहीं आता। अभी मेरे भाई टैक्सेशन ठीक का है। काम करते हैं सारा। सो मैं ठीक है। चाहता हूँ टैक्सेशन का काम सीखना चाहता हूँ। तो क्या आप क्या ठीक है, समझते हैं, क्या ये कोर्स करना मेरे लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल फायदामंद होगा, लेकिन मैं लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ, जब भाई करते हैं तो आपने कभी उनको नहीं कहा कि मुझे भी सिखा दें? उनके पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने अब ये एससीसीपी वाला भी अब यहीं से करना है, जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आई थिंक सही 20 है से, जी। या तो इसलिए। अच्छा, अगेन जो है ना उजैर, मैं फिर ये लाइटर नोट पे ही कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है ना खफा हो जाएं, लेकिन फैक्चुअल और एक्चुअल बात ये है कि हमारे यहाँ उस तरह से जो है ना वो आपके तो चले भाई हैं, मैं उनको उस तरह से नहीं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से सिखाने का कल्चर नहीं है। जब आप अगर किसी फार्म को ज्वाइन करते हैं, जो लोग डिफरेंट चैम्बर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं, जिनके कोलीग्स दोस्त या कहीं पे आपको रिक्वेस्ट करके भी अगर इंडक्ट करवा दिया जाता है, तो वहां पे आपने आपको सिखाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है। सीखना आपने खुद होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ मुख्तरन ये कहूंगा कि जो आपने किसी फर्म के साथ ज्वाइन करके 4 साल में सीखना है ना, वो अगर आप ये 6 महीने इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने, तो आप उनसे कहीं ज्यादा सीख जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जहर जी। जुल्फकार साहब। जुल्फकार अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। ये जी सर, मैं इसके साथ जो है एससीसीबी एससीसीबी से रिलेटेड भी जो कोर्स है वो भी मैंने भी इनरोल करवाया है। तो मैं ये ठीक है। जानना चाह रहा था कि भाई ये मतलब इस कोर्स को जो है कंप्लीट करने के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए हमें एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, या कोर्स कंप्लीशन पर वो नहीं, मिलेगा? और एग्जाम दूसरा कल इसमें एक एग्जाम का नहीं होता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है। असाइनमेंट आपका ट्रेनर ही आपको दे रहा होता है। जी, आप 2 डिवाइसेस से सुन रहे हैं, मुझे आवाज अपनी बैक आ रही है। नहीं सर, एक ही मोबाइल है मैं यूज कर रहा हूँ। चले मैं अच्छा म्यूट कर चल देता हूँ, चल। फिर बाद में सवाल करते हैं दूसरा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें यह है कि असाइनमेंट बेस्ड होता है, असाइनमेंट आपका ट्रेनर आपको दे रहा होता है। दूसरी तरफ यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा। हाँ ठीक है सर। और इसके अलावा सर कल एक सेशन चल रहा था यूके से रिलेटेड, जो यूके टैक्सेशन का, वो भी इसी में कवर होगा या जी ये सिर्फ पाकिस्तान कंटेक्ट में है? नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान के टैक्स के मुतल्लिक है। बाकी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत है इंटरनेशनल में, यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, और अभी हम कतर को कवर करने जा रहे हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि टैक्स की एक अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है, तो टैक्स कंट्री वाइज होता है, इसलिए ये सेपरेट कोर्स है, वो सेपरेट कोर्सेज है। अ, ठीक है सर, ओके सर। कुछ और भी सवाल था लेकिन थैंक वो यू थोड़ा जी। भी स्किप हो गया, तो मैं बाद में। ठीक है। चलिए कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेंगे। जी एडवोकेट अंबर इमरान। एडवोकेट अंबर इमरान।
जी एडवोकेट अंबर, आपका कोई सवाल है? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। प्रॉपर जो बकायदा हमारी क्लासेस का आगाज है वो वेडनेसडे से होगा। अभी मेरी भी 9 बजे क्लास है, मैं उससे पहले गला तर कर लूँ तो अस्सलाम वालेकुम। उसका। जी जी वालेकुम सलाम जी हमजा साहब। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। सर मैंने रिसेंटली बीबीए किया है फाइनेंस में, और ठीक है। मैंने एज 9 मंथ क्रेडिट ऑफिसर भी वर्क किया है। उसमें मतलब मेरा थोड़ा सा वर्क था सेल टैक्स पे। तो अभी मैं एज ए इनकम ट्यूटर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये पूछना था कि जो हमारा कंपनी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जो टैक्स की वर्किंग होती है, जैसे जी अभी भी सेल्स टैक्स की वर्किंग होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर, तो मैं पूछना चाह रहा था ये कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि जो आप दूसरों को गाइड आपने किया था रिसेंटली, आई थिंक 1% को, कि वो सेल टैक्स का हमारा अलग कोर्स है, ओके जी, वालेकुम सलाम। वो मेरे लिए अस्सलाम वालेकुम आमिर। बेहतर रहेगा। जी जी वालेकुम सलाम जी सर। मैं तो इधर से जो है ना फिजिकली जो उनको मैंने कैटर कर लिया। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस ये सर लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। हमजा भाई का सवाल है कि जो सर्विसेज टैक्स है वो भी हम आएगा, तो वो उसके ऊपर मैंने पहले भी एक कैंडिडेट को एड्रेस किया है। सर्विसेज उस तरह से हमारा सिग्निफिकेंटली जो है ना सर्विसेज टैक्सेस कोर्स की डोमेन नहीं है, उसके लिए सेल टैक्स मास्टरी का स्पेसिफिक कोर्स है हमजा भाई। अगर आपका नुक्ता नजर सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना है, जहां तक आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात किया है, वो चूंकि आपका गुड्स के ऊपर आ रहा होता है, फेडरल सब्जेक्ट है, तो वो इसके अंदर कवर होगा। चलिए ठीक है, मीन्स कि मैं इस कोर्स को सीखकर अगर मैं सेल टैक्स की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे मेरी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी टैक्स की सारी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह चलिए से। चलिए, थैंक यू सर, मेरा थैंक यू यही जी। था। और मेरा एक और क्वेश्चन था, बस छोटा सा। जी मैंने जी पूछिए। लाहौर मतलब कि जो आपका कैंपस है उसमें एडमिशन लिया एज अ फिजिकल, ठीक है। ठीक है। तो उसकी क्लासेस 6:30 से स्टार्ट हुआ करेंगी, या जैसे ये बाकी सब कह रहे हैं कि ये 7:30 का, तो ये चेंज होगा कुछ? नहीं, ये अभी इसी के ऊपर आप चूंकि क्लास में मौजूद थे, इसी के ऊपर डिबेट हो रही थी। ये आफ्टर क्लास जो है मैं हसन साहब के साथ भी बात करता हूँ, और फिर हम कोई मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें हम दोनों पार्टीज जो है वो विन विन सिचुएशन में चले जाएं। कोशिश होगी चलिए कि हम ठीक है सबको सर, अकोमोडेट करें। क्योंकि थैंक इसमें यू जी। मेरी भी अच्छा यही अंकुल रिक्वेस्ट सर। होगी कि अगर 7:30 तक ले जी जी जाएंगे अगर अंबर, मैं आपकी तरफ आता फिजिकल हूँ। क्लासेस भी, तो हमारे लिए आना इजी हो जाएगा। जी जी। ठीक है, वो इंशाल्लाह वो अपडेट हो जाएगा हमजा भाई। जी अंबर, आपका चलिए क्या थैंक यू सवाल है? सर। थैंक यू। सर जी पहले तो अंबर क्या एक्सक्यूज एक्सक्यूज करती हूँ कि वो मैं अनम्यूट करने में लगी हुई थी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ग्रुप में शेयर होगा। तो सेल फोन से। जी सर। ओके। हेलो। जी जी सेल फोन से आवाज आ सर रही है, वो आप सवाल सोचा था। कीजिए। जी जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि इनके लेक्चर्स जो यानी यानी जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में हमें यानी कैसे मिल जाएंगे? जिस ग्रुप से ज्वाइन किया है जी उसी में जो आपका जो आ रहा है उसी में आएगा? देखिए, हमारा जो कंटेंट है वो डाउनलोडेबल कंटेंट नहीं होता। हमारा ऐप है वो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यानी लैपटॉप के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो आप मोबाइल के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको एक्सेस दी जाती है ईमेल के थ्रू, और उस ईमेल के थ्रू आप एक्सेस करके वहां पे लेक्चर आप सुन सकते हैं। अच्छा, तो वो सर आपको जिस गाइड किया ग्रुप में आपका जाएगा। ये एक्सेस, जी जी, एक्सेस मिला है जो जी डेमो जी। वालों में, इसी में ये एक्सेस आएगा? जी जी, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। वो जब पेड स्टूडेंट का एक सेपरेट ग्रुप ऑलरेडी है, उसमें अच्छी खासी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है हाँ वो सर। अगली जब क्लास होगी उस तक जो है वो आपको रिकॉर्डिंग को किस तरह से एक्सेस करना है उसका मैकेनिज्म जो है वो इनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी, तो इंशाल्लाह सर यानी हम इतने काबिल हो जाएंगे तो ये यानी सीख जाएंगे। जी बिल्कुल सीख जाएंगे, बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, बिकॉज लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हसन साहब कोई आपके माइंड में कोई चिप इंस्टॉल कर देंगे तो उससे आपको सारी चीजें हिफ्ज हो जाएंगी। आपको साथ साथ खुद से भी जी उतना सर। ही जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको इनफैक्ट ट्रेनर से ज्यादा एफर्ट हाँ। करनी पड़ेगी। तो हमारा जो डिलीवरी का अच्छा। मैकेनिज्म है वो बहुत कम्प्रीहेंसिव है, तमाम एस्पेक्ट को कवर करता है। एक डिलीवरी का, या आप कह लें बेहतर लर्निंग के हवाले से, एक प्लान हमारा होता है जो हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, और दूसरा प्लान स्टूडेंट हमेशा खुद बनाता है, कि जिससे वो इंश्योर कर सके कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसका वो मैक्सिमम जो है वो रिटर्न ले सके। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू जी। मिस हिरम, आपने अगेन हैंड रेज किया, आपका कोई सवाल है?
जी सर, मेरा ये सवाल है कि ये कोई बुक्स रेफरेंस वगैरह भी होंगे जो हम इसमें करेंगे, या सिर्फ हम वही चीजों को वो करेंगे? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट इसमें जो है ना वो हमारा उस तरह से बुक्स की तरफ फोकस नहीं होता, अगरचे आपको कम्प्रीहेंसिव बुक जो है वो रिकमेंड की जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें हमारा डिलीवरी का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर अगर किसी चीज के बारे में सर्च करना है तो हम आपको बता देंगे कि वो आपने उसका जो रेलिवेंट डाटा है ना वो कहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट करना है। या दूसरी तरफ अगर हम बेरर एक्ट की बात करें, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करें, इनकम टैक्स रूल्स की बात करें, या फिर आप जो है वो सेल टैक्स एक्ट की बात करें, तो उसके अंदर चूंकि चेंजेस आ रही होती हैं तो वो आपने अपडेटेड कहाँ से जाके एक्सेस करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम कवर करवा देंगे आपको, जरूरत नहीं महसूस होगी आपको इसके बाद। अच्छा सर, एक और सवाल है कि इसमें केस हिस्ट्रीज भी पढ़ाई जाएंगी? जी, के ऑफ कोर्स जब प्रैक्टिकल सिनेरियोज कर रहे होंगे तो वो काइंड ऑफ जो है वो आपकी केस स्टडीज ही होंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरी आगे फिर 9 बजे क्लास है, तो इंशाल्लाह अगले वेनसडे को आप लोगों से मुलाकात होती है। जहां तक कुछ लोगों ने टाइम के लिए एक पॉइंट रेज किया था तो वो इंशाल्लाह तब तक जो है वो डिसाइड हो चुका होगा और अकॉर्डिंगली आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जिन लोगों की कुछ रेजर्वेशंस हैं उनको भी हम मद्देनजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सबको जो है हम इसमें एंटरटेन कर सकें, हम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। सो बाकी मेरा वंस अगेन यही आप लोगों को कहूंगा कि सीखने का जो आपका अमल है वो दोनों तरफ से होगा। उसकी वजह ये है कि ट्रेनर तो अपना इनपुट दे ही रहे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे, डिलीवर भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो लर्निंग कर्व है उसकी इम्प्रूवमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि आप इसमें अपना कितना इनपुट देते हैं। महज कोर्स में इनरोल करवा लेने से जो है वो आप नहीं सीख जाएंगे, आपको थोड़ा सा कमिटमेंट शो करनी होगी और उसके लिए टाइम भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा। और स्पेसिफिकली वो लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे उनके उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जहाँ पे आपको कोई इंटरप्शन ना हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि आपका जो वो 2 घंटे का टाइम है वो डेडिकेटेडली जो है वो आपका क्लास के लिए ही हो। फोन को भी आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, बाकी एक डायरी मेंटेन करें, वो फिजिकल वाले हों या ऑनलाइन वाले हों। एक डायरी मेंटेन करें लेक्चर 1 से जो कि हमारा वेडनेसडे को होगा, ताकि आपको पता हो कि हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। अब डायरी मेंटेन करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा लेक्चर नोट करने बैठ जाएं, उस टाइम आपका फोकस पूरी तरह से ट्रेनर के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर सर किसी सेक्शन को रेफर करते हैं तो आप वो सेक्शन नोट कर लें, उससे कनेक्टिंग किसी रूल को रेफर करते हैं तो आप रूल को जो है वो नोट कर लें, या अगर वो टॉपिक मेंशन करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को नोट कर लें, ताकि जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो डेट वाइज कि किस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर के अंदर हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कौन से सेक्शन हमने गो थ्रू किए थे, उसके कनेक्टिंग रूल्स क्या थे। सो विद दिस मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि आगे मेरी फिर क्लास है। इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हसन भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।